लिमिट। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनके दरमियान ये जो बंधन है, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कुछ एसेंशियल्स पूरे हों। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से क्या आती थी, इन्फोर्सेबिलिटी। लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी तभी ऐड होती थी जब कुछ एसेंशियल पूरे करके आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, ना कि एग्रीमेंट। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल ऐड किए थे। वो एसेंशियल कौन कौन से थे कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट के बाद पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। अब मेरे बच्चे इनमें से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो, इनमें से ये पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ये तो हमने पहले ही पढ़ के आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसमें हमने देख लिया था कि कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन के मामला को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। दो एसेंशियल मेरे बच्चे डिस्कस करने वाले रह गए थे, एक फ्री कॉन्सेंट, एक पार्टी शुड एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट्स। ये मेरे बच्चे हमने यहां पे डिस्कस करने हैं। आप जरा देखिएगा, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे अगर हम बात करें फ्री कॉन्सेंट की, लेकिन फ्री कॉन्सेंट से पहले ना बच्चे शायद इस चीज पे गौर नहीं करते कि फ्री कॉन्सेंट के साथ साथ, फ्री कॉन्सेंट तो बाद का मामला है, पहले कॉन्सेंट होनी चाहिए, बाद में फ्री कॉन्सेंट आती है। यानी कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद फ्री कॉन्सेंट आती है। अब देखो ना, हमने डिस्कस किया था, एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। जब एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, वो उसकी कंसेंट होती है। ये कंसेंट किसकी है, ये ऑफरी की कंसेंट है। और ये जो ऑफर की है, ये किसकी कंसेंट है, ये ऑफरर की है। यानी कि दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। अच्छा, बजाहिर तो हमें लग रहा होता है कि कंसेंट क्या होता है, रजामंदी है। नहीं मेरे बच्चे, हमारे लॉ ने इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया है कि कंसेंट कब होगी, जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में, एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हो, हम कहते हैं ये पार्टीज की कंसेंट है। तो कंसेंट किसको कहते हैं, जब दो पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हो। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ऐसा कर, मुझे ना तेरे पास एक गाड़ी है। चलो देखिएगा, मिस्टर बी के पास 4 गाड़ियां हैं और ये जो गाड़ी अक्सर सफर के लिए इस्तेमाल करता है, बाहर लेके जाता है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो ये ब्लू गाड़ी है, वो ये ब्लू गाड़ी बाहर सफर के लिए इस्तेमाल करता है। और अब मिस्टर बी के पास लेकिन है 4 गाड़ी, और मिस्टर बी सोच रहा है कि यार ऐसा करता हूं, मैं ये जो ग्रीन गाड़ी है ना, ये मैं ग्रीन गाड़ी भेज देता हूँ। अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आप ऐसा करें, अपनी गाड़ी मुझे सेल कर दें। अच्छा, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि गाड़ी अपनी मुझे सेल कर दो, उस वक्त मिस्टर ए के जो दिमाग में है ना, वो चल रही है ब्लू गाड़ी। उसको लग रहा था कि मिस्टर बी के पास शायद एक ही गाड़ी है, और वो कौन सी, ब्लू। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आपके पास गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे सेल कर दो। उस वक्त इसके दिमाग में कौन सी गाड़ी चल रही थी, ये ब्लू वाली। अच्छा, मिस्टर बी ग्रीन गाड़ी बेचना चाह रहा था, उसको 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 ये था कि चल मैं इससे जान छुड़वाऊं, इसको बेचूं, ये घर खड़ी हुई है। तो इसने मिस्टर बी के दिमाग में चला था, ठीक है भैया तुम खरीद लो। लेकिन मिस्टर बी उस वक्त किस गाड़ी के बारे में सोच रहा था, ग्रीन गाड़ी के बारे में। अब देखो मुझे ये बताओ, क्या दोनों पार्टीज जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हैं? नहीं भाई। चलो मान लो कि इसने कहा था 10 लाख की गाड़ी भेज दो, इसने ऑफर की थी कि कितने की गाड़ी भेज दो, 10 लाख की। अच्छा, उसने कहा कि ठीक है 10 लाख की गाड़ी खरीद लो। अब देखो शायद इस चीज पे, प्राइस पे तो दोनों एग्री हैं, लेकिन ये बताओ क्या दोनों पार्टी एक ही तरह से सोच तो नहीं है, लेकिन अगली बात क्या सब्जेक्ट मैटर भी एक ही है? नहीं, सब्जेक्ट मैटर एक नहीं है। तो लॉ कहता है कि जब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हो, एक ही तरह से सोचने का मतलब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह एक हो, और सब्जेक्ट मैटर भी वही हो जो दोनों के दिमागों में सेम होना चाहिए। अब मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं ब्लू गाड़ी खरीद रहा हूं, मिस्टर बी सोच रहा है कि मैं ग्रीन गाड़ी बेच रहा हूं। ये नजर आ रहा है, या थोड़ी सी लाइट और कम करना है, देख हैं, अगर ये देख लें इजीली। लिमिट तो ठीक होगी। तो डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर ए के दिमाग में क्या चल रही है, ब्लू गाड़ी, मिस्टर बी के दिमाग में कौन सी चल रही है, ग्रीन गाड़ी। दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से नहीं सोच रही। लॉ कहता है कि यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है। देखो फ्री कॉन्सेंट तो बाद में बात आएगी, पहले तो कंसेंट का होना जरूरी है। और कंसेंट कब होती है, जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रहे हैं। अब सब्जेक्ट मैटर एक है ही नहीं, उसके दिमाग में चल रही है कौन सी, ब्लू, उसके दिमाग में चल रही है ग्रीन गाड़ी, चाहे दोनों 10 लाख पे एग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंट है। और जहां पे कंसेंट ही ना हो मेरे बच्चे, वहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात, जब वॉइड एग्रीमेंट, जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, यानी कि ये एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं, ममनू एग्रीमेंट, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। देखो जहां पे एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट हो वहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, वो जस्ट एग्रीमेंट होता है, और वो भी वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन मेरे बच्चे हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्री कॉन्सेंट। अच्छा पहले एक और एग्जाम्पल लीजिएगा। अजीम कर लो मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई तेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी तू मुझे 20 लाख रुपए में सेल कर दे। मिस्टर बी ने कहा कि नहीं भैया मैं तो ये गाड़ी तुझे नहीं बेचूंगा। अच्छा मुझे बताएं कि अब मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं ये गाड़ी खरीद लूं, मिस्टर बी क्या कर रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट, उसने इनकार कर दिया, नहीं भैया मैं ये गाड़ी नहीं बेचूंगा। अच्छा सब्जेक्ट मैटर सेम है, क्या दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही है? उसने कहा कि मैं गाड़ी बेच दो, उसने कहा कि मैंने नहीं बेचनी। क्या दोनों पार्टी सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही है? एक ही तरह से सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट है? नहीं, कॉन्सेंट है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी अगर अपनी जान की मान चाहते हो तो ये गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। अब मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया, अगर तू इतनी दूर तक चला गया है तो ठीक हो गया, ये गाड़ी मुझसे खरीद लो। अब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, क्या मिस्टर बी जो सोच रहा है वो अपनी मर्जी से सोच रहा है या इसकी धमकी की वजह से सोच रहा है? उसकी धमकी की वजह से सोच रहा है। अब यहां पे लॉ कहता है कि दोनों पार्टी चाहे एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हैं, कंसेंट है लेकिन फ्री कॉन्सेंट नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेंट देखते हैं कि कॉन्सेंट है क्या। कॉन्सेंट कब होती है, जब दोनों पार्टी एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से सोच रही हो, एक ही तरह से एग्री। अगर दोनों पार्टी एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से एग्री नहीं तो कॉन्सेंट नहीं है। अगर मान लो कि एक पार्टी एक चीज के ऊपर उस तरह एग्री नहीं है, आप उसको डरा धमका के उसको एग्री करवा लो, तो इसका मतलब कंसेंट तो उसने दे दी, अब कहता है ठीक है गाड़ी खरीद लो। लेकिन मेरे बच्चों कंसेंट उसने किस तरह दी है, जोर जबरदस्ती। तो इसका मतलब उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजों को ना अलग अलग रखिएगा। एक होती है जस्ट कंसेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कंसेंट होनी चाहिए, अगर नहीं तो वॉइड एग्रीमेंट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर कंसेंट हो लेकिन फ्री ना हो तो फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर कॉन्सेंट ही ना हो तो वॉइड एग्रीमेंट, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर कॉन्सेंट हो लेकिन फ्री ना हो तो फिर क्या बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब मेरे बच्चे यहां से हम इन चीजों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे कंसेंसस आइटम या कंसेंट की डेफिनेशन आज भी देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। वैसे मैं बच्चों को समझाने के लिए बात कर रहा होता, बात का होता ना कि चले मेरा ख्याल है कि ज्यादा लंबी बात हो जाए, वो हमें समझ आ गई। जब एक दोनों पार्टी होता है ना कि बात का तो कोई रिश्ते वाले आते हैं, उनके दिमाग में हमने डिस्कस किया था कि उनके दिमाग में चल रहा होता है छोटा बच्चा और घर वालों के दिमाग में बड़ा बच्चा चल रहा होता है। अब दोनों ने हाँ कर भी ली। अब क्या दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रहे हैं? क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये क्या है, फ्री, देखो फ्री तो बाद का मामला है, यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है। दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच ही नहीं रहे। रिश्ते वालों के दिमाग में छोटा चल रहा है, बड़े घर वालों के दिमाग में बड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। याद रखोगे इस तरह, मेरा ख्याल इस तरह याद रख लो। और दूसरी बात, फिर आप जैसे चवने जो मारते हो बेशर्मो, है खाला को कहा कि खाला भाई यहीं पे शादी होगी इसके साथ, है खाला नहीं मान रही, तो उसने कहा कि खाला फिर खैर नहीं, घर को आग लगा दूंगा, है। तो खाला मान गई। अब मुझे बताओ, खाला मान तो गई, लेकिन लेकिन क्या हुआ, क्या फ्री कॉन्सेंट है? हाँ, दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हैं, लेकिन फ्री कॉन्सेंट नहीं है। तो इस चीज इस तरह दिमाग में रख लें, शायद इस तरह दिमाग में रखें। और नहीं नहीं खत्म है। खैर तो बेटा, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। अगली बात आती है कॉन्सेंट कब फ्री नहीं होती, कब फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी। मेरे बच्चे याद रखना, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, 5 चीजें बीच में आ जाए। 5 चीजें, ना तो 4 है ना 6 है। याद करें, मैं आपको क्लास में बताया करता था, जब भी किसी पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो और आप आके मुझे कहें कि सर मेरी कॉन्सेंट नहीं है इसके अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह हुआ, सर मेरी कॉन्सेंट नहीं है, यानी कि आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है, तो मेरे बच्चे मैंने आपको कहा था कि लाजमी तौर पर इन 5 में से कोई एक चीज होगी। ना तो वो चार है ना ही 6 है। लाजमी तौर पे जब भी हमारी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी, इन 5 में से कोई एक चीज होगी। और वो 5 चीजें कौन कौन सी हो सकती है मेरे बच्चे? हो सकता है कॉर्जन हो सकता है अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो। अच्छा, इन 5 चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें कि हमने डिस्कस किया था कि जब पेपर के अंदर आपको सिचुएशन देगा ना कि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वहां पे कॉर्जन अप्लाई हुआ है, कॉर्जन आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है, मिस्टेक हुई है, फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। तो सर दिक्कत किसमें होगी, आगे उसका इफेक्ट बता। वो कहेगा अच्छा इस तरह की सिचुएशन हुई है, अच्छा बताइए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर है वैलिड है कि नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया लेकिन वॉइडेबल है। अब ये चीज मेरे बच्चे इफेक्ट बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, देखिए हमने डिस्कस किया था इन चार की वजह से, जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो और उन दो पार्टीज के दरमियान इन चार में से कोई चीज आ गई जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, तो हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवॉइडेबल है। कोई बंदा जो मर्जी कह ले, कभी भी इन चार की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता, हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। याद रखोगे इस बात को। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भला, जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे, चाहे तो उसको खत्म कर दे, ये चाहत है उसके पास। और किसके पास ये चाहत होती है, मजलूम पार्टी के पास। जो अग्रीड पार्टी है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे, चाहे तो खत्म कर दे। इन चार की वजह से, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चार की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल हुआ करेगा। अब अगली बात आ गई, सर इसमें आप एक चीज तो छोड़ ही गए, एक तो चीज भूल ही गए। मैं भूला नहीं मेरे बच्चे। अगली बात है कौन सी है, पांचवी, मिस्टेक। मिस्टेक की वजह से या तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा या क्या होगा, वॉइड होगा। यहाँ पे वॉइडेबल का कोई चक्कर नहीं। अगर मिस्टेक हुई पेपर के अंदर और आपने वहां पे वॉइडेबल लिख दिया, मेरे बच्चे टोटली गलत है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मिस्टेक हुई हो और कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल हो। या तो वैलिड होगा या वॉइड होगा। अब अगली बात आती है, सर वैलिड कब होगा, इसको पढ़ेंगे। जब एक पार्टी गलती करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। जब दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों पार्टीज गलती करनी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। तो मिस्टेक जब दोनों तरफ से हो तो वॉइड होगा, जब एक पार्टी मिस्टेक करेगी तो क्या होगा, वैलिड होगा। इसको पढ़ेंगे जब आएगा इसका। बेटा आप इसको वैसे तो थोड़ा सा बता रहा है कि कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर पांच चीजें ना आ जाए, और वो पांच चीजों में से एक चीज क्या है, कॉर्जन। कॉर्जन सादी सी बात क्या होती है बोला, हाँ, डराना धमकाना। वो जाहिर तो अभी तो यही है, डराना धमकाना, लेकिन पता ना कॉर्जन क्या होती है। जब किसी बंदे को कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाओ जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, या किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर जो डिटेन करने की धमकी लगाओ, तो तभी कॉर्जन होगी। ये दो चीजें ही हैं जिसकी वजह से कॉर्जन होती है। उसके बाद हमने ये नहीं कि खारिश होती है, ये कॉर्जन है। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है बोला, जब एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो, एक तगड़ी पोजीशन में हो, और एक बंदा जो माड़ा हो उसके सामने, वो उसकी विल को डोमिनेट करके उससे कोई अनफेयर एडवांटेज ले। यहाँ पे दो दो चीजें होना जरूरी थी। एक तो पार्टी का डोमिनेंट पोजीशन में होना, और दूसरा उसका उस पोजीशन का गलत फायदा उठाना। अगर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में ही नहीं है तो गलत फायदा उठा भी ले, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा मेरे बच्चे। वहां पे शायद आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई हो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि अगला बंदा डोमिनेंट। अब देखो ना, आप दोस्त हो आपस में, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्यों हो भाई, दोनों बराबर हैं। उसमें तो कोई पार्टी का तगड़ा होना जरूरी है। अब ये कहेंगे ये तगड़ा दोस्त है, तो फिर तू इसके साथ दोस्ती क्यों की है? तगड़े बंदे के साथ दोस्ती होनी नहीं चाहिए। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई दोस्त क्या है, ये सारे बराबर होते हैं अगर वैसे बात करें। खैर उसको भी देखेंगे कब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कब कोई बंदा तगड़ी पोजीशन में होता है। उसके लिए भी तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो तीन रिक्वायरमेंट से कोई रिक्वायरमेंट होगी कोई एक आधी, तो फिर वो बंदा वो होगा डोमिनेंट पोजीशन में। खैर फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है बोला, जानबूझ के झूठ बोलना। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अनजाने में झूठ बोलना। यानी कि फ्रॉड जानबूझ के धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में धोखा देना। धोखा दोनों जगहों पे है। एक में आपने सोच समझ के धोखा दिया, एक ने आपने बगैर सोचे, यानी कि आपकी नीयत नहीं थी धोखा देने की, लेकिन धोखा दे दिया। दोनों में धोखा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिस्टेक क्या है, जहां पे गलती हो जाए। और गलती हमने देख लिया दो तरह की हो सकती है, या तो यूनिलेटरल या बायलेटरल। यूनिलेटरल एक पार्टी गलती करेगी तो वैलिड, अगर दोनों गलती करेंगी तो। अब ये देखो मसला ये होता है कि हम क्योंकि रिवीन कर रहे हैं, कोशिश यही है कि रीड तो हम कर नहीं रहे, फटकाने को आए, यकीन कर ले हर चैप्टर मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा। हाँ, भैया अल्लाह का शुक्र है, क्या कर रहे हो आप? आप यहाँ पे बैठे, मैं वैसे बता रहा हूँ, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप भी तो उसी तरह ही करोगे फिर, है वैसे मैं कर रहा हूँ। अगर तो रिवीजन करनी है तो 2 से 5 मुझे हर चैप्टर के लिए 5 से 10 मिनट देते जाओ, चैप्टर पूरा पूरा रिवाइज करूंगा। क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड का आपको पता ही है, मैं बोल सकता हूँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहन लेकिन हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं अपना लेक्चर खुद भी सुनता हूँ। टेक्स्ट में पढ़ाता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे पिछला लेक्चर देखना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ाया। तो मैं अगर उसको करता हूँ ना कि 1.5 पे, यकीन कर लो समटाइम मुझे भी दिक्कत होती है। और जब मेरे क्लास बिल्कुल टाइम पर हो और मैं 1.75 कर लूँ, लेकिन भरत कोई मसला ले बेटा। देखिएगा, अच्छा देखिए, सबसे पहले कॉर्जन देखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया था, देखो जरा थोड़ा सा समझना भी हमने, क्योंकि रिवीजन का खाली यही मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमने चंद दिनों के बाद पेपर में बैठे हुए, तो वहां पे कुछ बातें हमारी यहाँ की सुनी हुई बातें वहां पे लेके जानी, इस मकसद के लिए रिवीजन करा रहे हैं। बेटा हमने डिस्कस किया था कॉर्जन क्या होता है बोला, जब आप किसी बंदे को कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाएं जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, या किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लें या डिटेन करने की धमकी लगाएं, ये दो चीजें क्या कहलाती हैं, कॉर्जन। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया तेरे पास वो फलाना प्लॉट है, वो प्लॉट मुझे भेज दो। अब मिस्टर बी कहता है कि भैया अच्छा देख रहा, कॉर्जन में ये भी अंडरस्टैंडिंग इस चीज की रखना या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेना कि कॉर्जन में अगला बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहता,
इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कंसिडरेशन कम पे कर रहे हो सकता है मिस्टर ए चलेंगे, मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए के पास एक प्लॉट है, इस प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपया। अब मिस्टर बी की इस प्लॉट पे निगाह है, मिस्टर बी चाहता है ये प्लॉट मुझे मिल जाए। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए ये प्लॉट भैया मुझे भेज दो, 1 करोड़ का भेज दो, भाई करोड़ ही उसकी कीमत है, पूरी कीमत दे रहा है। वो कहता मैंने नहीं बेचना। अच्छा, इसने कहा कि मुझसे 1.25 यानी कि 1 करोड़ 25 लाख ले लो भैया, भेज दो मुझे। उसने कहा कि भैया मैंने तुझे बेचना ही नहीं। देखो कंसिडरेशन ज्यादा पे कर रहा है, लेकिन अगली पार्टी मान ही नहीं रही। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कॉन्सेंट है नहीं, वो मान ही नहीं रहा। इसने क्या किया, इसने बंदूक निकाली और इसको कहा कि अब बता ये बेचेगा कि नहीं। उसने कहा कि भाई तू मुझे पहले बताता, तेरे पास ये कुछ भी है तो ठीक हो गया, तो खरीद ले। अब उसने क्या कर लिया, इसने ऑफर की, उसने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे देखो, मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे ये नहीं कि अगली पार्टी कोई नजायज फायदा उठा रही होती है, नहीं नहीं, हो सकता है नजायज फायदा भी हो, लेकिन मेनली कॉर्जन होगा ही कब, जब अगली पार्टी आपसे कांटेक्ट ना करना चाहती हो, आप जोर जबरदस्ती से उससे कांटेक्ट के लिए मना। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे हमने डिस्कस किया था, होता है कि बात का तो कोई तगड़ा बंदा किसी माड़े खानदान वाले को कहता है कि रिश्ता दो मुझे, वो कहता नहीं, वो कहता फिर मैं तैयार हो जाए, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। तो वो जो इस तरह रिश्तेदारी कर रहा है तो तगड़ा बंदा है, अगला बंदा भी, घर वाले भी समझा रहे होते हैं उसको कि भाई तगड़ा बंदा है तो कर ले शादी, है किस्मत से भर जाएगी। लेकिन वो नहीं भैया मैं क्यों करूं, है? लेकिन जो भी है, अब वो धमकी लगा रहा है। इसका मतलब जब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कॉर्जन के अंदर एक पार्टी कॉन्टेक्ट करना ही नहीं चाहती आपसे, और आप उसको जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर राजी करते हैं। तो हुआ क्या कि अब मिस्टर ए मान गया, ठीक है भैया। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब मिस्टर ए मान तो गया, लेकिन अब वो चाहता है कि मुझे ये प्लॉट वापस मिले, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। उसको मान तो गया था, लेकिन किस वजह से मानना था, इस बंदूक की वजह से। अब वो क्या किया, अब उसने क्या किया, वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके कहा कि सर ये जमीन मुझे वापस लेकर दें। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था, बाय डिफॉल्ट जो बंदा कोर्ट में जाता है इंसाफ के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होता है। अब जब किसी बंदे के ऊपर कॉर्जन अप्लाई हो, जैसे मिस्टर ए के ऊपर, अब ये कोर्ट में गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि मेरे ऊपर कॉर्जन अप्लाई हुआ है, मिस्टर ए के ऊपर, जो अदालत में गया है वही साबित करेगा। अब मिस्टर ए ने वहां पे साबित कर दिया, सबूत दे दिया अदालत को कि वाकई कॉर्जन अप्लाई हुआ था, तो अदालत ने क्या कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक मजलूम पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो उसको खत्म कर दे, चाहे तो उसको कंटिन्यू रखे। अब इसका दिल कर रहा था भैया, उस वक्त मैं मान गया, लेकिन जो भी है तो कॉर्जन थी ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। इसने अदालत में जाकर उसको चैलेंज करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया। लेकिन अगली बात आई थी कि भैया इसने इसको 1.25 करोड़ दिया और इसने इसको उसको जमीन दी थी, जमीन के कागज दे दिए थे। अब अदालत ने मिस्टर बी को कहा चल इसकी जमीन के कागज उसको वापस कर। तो वहां पे मुझे बताएं, क्या मिस्टर ए ने भी कुछ उसको पे करना है मिस्टर बी को? हाँ, उसने जो 1.25 करोड़ लिया था, ये जितनी अमाउंट भी उसने ले रखी थी, उसका वो बेनिफिट वापस करना है। इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट जो उसने ले रखे हो मजलूम पार्टी ने, वो भी रिस्टोर करने हैं। अब इतने भी मजलूम नहीं कि जमीन भी ले जाए, उसके पैसे भी ले जाए, तो आपने क्या करना है, उसके पैसे उसको वापस करने हैं। तो और अगली बात है हमने डिस्कस की थी, देखो एक बात याद रखना, जब दो पार्टी, देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस्टर ए और बी का, ये पक्का करके दिमाग में रखना, लॉ जिन दो पार्टीज के दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ उनको एक प्राइवेसी देता है। प्राइवेसी इसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें, वो दोनों पार्टी ही उस कॉन्ट्रैक्ट को अदालत से इन्फोर्स करवा सकती है, तो बीच में थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि अगर मेरा आपसे कोई चीज बेचने खरीदने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके साथ, कल आपका कोई फैमिली, कोई दोस्त में से कोई आके मुझे कहे कि वो पैसे देना ना साहब, मैं कहूँ कौन से, वो जो बच्चे से आपने वो चीज बेची या खरीदी है वो पैसे वो हमें दें, मैं कहूंगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ, उसने हमें कहा भैया उसी को भेजो। कल अगर वो कोई केस करना चाहे मेरे ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके साथ हुआ है, कोई केस घर में से कोई आपका करना चाहे, नहीं कर सकते। वो कहता है जिस दो पार्टी का, अनलेस के खुदा ना खासा कोई बंदा रहा ही ना हो, उसके बाद मामला उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाए। अदरवाइज मेरे बच्चे, जब तक दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जिंदा हो, वो एक दूसरे से वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वही एक दूसरे से इन्फोर्स करवाएंगे। इसको कहते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे समझाने के लिए बात करूं। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे कॉर्जन के अंदर बड़ा अजीब सा मामला, यहाँ पे क्या होता है कि जिन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा होता है, लाजमी नहीं कि, देखो आगे चार चीजें और भी हैं, कॉर्जन के अलावा इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, मिस्टेक होगा। वो चारों चीजें दो पार्टी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकती। मिस्टेक दो पार्टी का आपस का मामला होगा, थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी। फ्रॉड दो पार्टी का आपस में मामला होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन आपस का मामला होगा, एंटी इन्फ्लुएंस आपस का मामला होगा, बीच में थर्ड पार्टी कभी नहीं आएगी। लेकिन कॉर्जन बड़ी अजीब सी नेचर है इसकी। कॉर्जन में किसी थर्ड पार्टी की भी बीच में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जस्ट एग्जांपल, वो लॉ कहता है कि मिस्टर बी अगर खुद धमकी नहीं लगाता मिस्टर ए को, हो सकता है मिस्टर बी किसी मिस्टर सी को कह दे, मिस्टर सी को कहेगा मिस्टर सी चल मिस्टर ए से मैंने वो जमीन खरीदनी है, तू मुझे वो जमीन लेकर दे उससे। देखो कॉन्ट्रैक्ट होना ए और बी के दरमियान। अब जो धमकी लगा रहा है वो मिस्टर सी लगा रहा है मिस्टर ए को, तो कॉर्जन कौन अप्लाई कर रहा है, वो तो मिस्टर सी अप्लाई कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो तो अप्लाई कर ही नहीं रहा। तो लॉ ने खुद बीच में डिफाइन कर दिया कि कॉर्जन उस पार्टी की तरफ से भी अप्लाई हो सकती है जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, उस पार्टी की तरफ से भी अप्लाई हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर ही ना रही हो, बल्कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट।
और इवन देन लॉ ने कह दिया कि कॉर्जन किसी और अजनबी पर भी अप्लाई, देखो कौन अप्लाई कर सकता है, वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, किस पर अप्लाई हो सकती है, उस बंदे पर भी अप्लाई हो सकती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, जैसे मिस्टर ए, या उस बंदे पर भी हो सकती है जो अजनबी हो, कोई उसका रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला, कोई भी हो। तो हो सकता है कि मिस्टर सी मिस्टर डी पर कॉर्जन अप्लाई करे और उसको कहे कि अपने बाप को कहे कि अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को भेज दे, कॉर्जन ऐसे भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, ये कॉर्जन में ही है। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड वगैरह अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसमें कभी कोई तीसरी पार्टी नहीं आया करेगी, वो हमेशा दो बंदों का आपस का मामला। ले बेटा ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बार बार जब वो कॉर्जन की डेफिनेशन पूछे तो आपने उसको बताना है कि कॉर्जन क्या होता है, कर गुजरना या कर गुजरने की धमकी लगाना, क्या कोई ऐसा अमल जो पाकिस्तान पीनल कोड में बना। अब पाकिस्तान पीनल कोड क्या है, पीनल किसको कहते हैं, सजा। अब पाकिस्तान कोड क्या है, जाब्ता, यानी कि ये सजाओं का जाब्ता है जहां पे वो सारे एक्ट्स बता रखे हैं कि अगर किसी बंदे ने ये एक्ट किया उसको ये सजा मिलेगी, यानी कि वहां पे सारे फॉरबिडन एक्ट है। तो अगर वो आप एक्ट करने की धमकी लगाओ जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, वहां पे सही सारी चीजें मना, और उनके आगे बता रखे अगर ये एक चीज मना है, अगर तूने की तो ये सजा मिलेगी। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्ट करने की धमकी लगाओ, हमें वो पूरा पाकिस्तान पीनल कोड देखने की जरूरत है, बस यहाँ ये देखिएगा वो डराने धमकाने की कोई धमकी लगाएगा, किसी को जान से मारने की कोई धमकी लगाएगा, जैसे आप लोगों को पता है कि किस किस काम के ऊपर सजा है, अगर वो काम करने की आप धमकी लगाते हो उस बंदे को, तो समझ लो आप क्या कर रहे हो, कॉर्जन अप्लाई कर रहे हो। या चलो मान लो कि वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर ले या कब्जे में करने की धमकी लगाए, ये भी कॉर्जन होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक अकाउंटेंट था, मान लो कि यहीं पे आई कैप का सवाल था कि एक कंपनी ने एक अकाउंटेंट को जॉब से निकाल दिया और उस अकाउंटेंट को 1 लाख रुपया उधार भी दिया हुआ था कंपनी ने। अब कंपनी उसको कहती है तुझे नौकरी से तो निकाल दे तेरी हरकतों की वजह से, तो ऐसा कर वो 1 लाख रुपया हमें वापस कर। उसने कहा कि वो 1 लाख रुपया मुझे माफ करो। वो कहता है हम क्यों माफ करें, वो कहता है आपके जो जितने भी अकाउंट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेरे पास पड़ी हुई, मैंने आपको देनी नहीं जब तक वो माफ नहीं करो। अब कंपनी ने क्या किया, उसको माफ कर दिया 1 लाख रुपया। अब मुझे बताएं क्या कंपनी वो पैसे रिकवर कर सकती है, अगर कर सकती है तो क्यों रिकवर कर सकती है, हालांकि उसने माफ कर दी। तो हम उसके कहेंगे वो इसलिए माफ कर दिए कि क्योंकि कंपनी के ऊपर कॉर्जन अप्लाई हुआ। अब अगली बात है सर कॉर्जन कैसे अप्लाई हो गया, भाई वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी और वो क्या कर ली थी, उस बंदे ने अपने कब्जे में कर ली थी अकाउंटेंट ने। तो जब कोई बंदा आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हमने डिस्कस की थी एग्जांपल ली थी कि अगर आप किसी होटल में ठहरे हो और होटल के बैरे ने कहा था कि भाई मुझे टिप दो, है आपने कहा था भाई मैंने होटल वालों को बथेरा पे कर दिया, मैं तुझे टिप क्यों दूं, उसने कहा था ठीक है सर फिर अपना बैग ढूंढ लो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, उसका बैग, उसका हमारा बैग उसके पास था, उसने बैग रख के हमसे टिप ले ली, क्या ये टिप हम वापस ले सकते हैं, बिल्कुल। किस कानून के तहत, भाई हम हमारे ऊपर कॉर्जन अप्लाई हुआ। तो ये मेरे बच्चे कॉर्जन इस तरह की, फिर हमने याद करो डिस्कस किया था, अगरचे ये कानून चेंज हो गया लेकिन मैंने आपको बताया था हो सकता है कि आपके एग्जामिनर को पता हो या ना पता हो कि एक बच्चा अपने वालिदैन को धमकी लगाता है ये फलानी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगा दो नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो हमने डिस्कस किया ये कॉर्जन है कि नहीं, भाई ये कॉर्जन ही कंसीडर किया जाता था, अगरचे उसके बाद कानून चेंज हुआ है लेकिन पहले ये कॉर्जन ही कंसीडर हुआ करता था, क्योंकि ये खुदकुशी की कोशिश करना ये पाकिस्तान पीनल कोड में मना है। और अगर कोई बंदा खुदकुशी की कोशिश करे और बच जाए उसको सजा मिलती है कि तू बचा क्यों है, तू मर क्यों नहीं गया। तो मतलब अब उसके अगरचे उसके बाद कानून चेंज हुआ है कि भाई तू खुदकुशी अगर तूने कोशिश की बच गया तो अब हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू बच गया यही काफी है। लेकिन पहले जो भी है, लेकिन अभी हो सकता है मैं करूँ आईके के एग्जामिनर को पता नहीं पता है, तो फिलहाल आप इसी भी रख लीजिएगा। और फिर अगर हमने डिस्कस किया था अगर आप घर वालों को कहते हो ये फलानी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवा दो नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और घर वालों ने नाम पे लगवा दी, क्या ये कॉर्जन है? नहीं, ये पाकिस्तान पीनल कोड में इस तरह का कोई है ही नहीं एक्टिव। रोटी तो पाकिस्तान तो पहले ही कहता है कि आप आधी रोटी खाओ, है आप 4-4 5-5 रोटियां खाते हो एक टाइम पे, भाई छोड़ दो आप रोटी खाना, वो तो पहले भी बेचारे कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले फरमाइश कर रहे हैं आपसे। तो अगर रोटी खाना छोड़ भी दी तो ये तो एक नेकी वाला अमल है, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये कॉर्जन नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो काम जो एक्ट कर रहा हो वो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, जो जिस चीज की धमकी लगा रहा हो या वो आपकी प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी डिटेन कर ले, तो समझ लो वो क्या अप्लाई कर रहा है, कॉर्जन। अच्छा एक और यहाँ पे बात करता है, कहता है कि अगर कॉर्जन दुनिया के किसी भी कोने पर में आप पर अप्लाई हो ना तो वो पाकिस्तान में आके चैलेंज कर सकते हो। यानी कि अगर कोई पाकिस्तानी हो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और पाकिस्तान से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर उसके ऊपर कोई कॉर्जन अप्लाई हो तो वो पाकिस्तान में आके केस कर देगा, पाकिस्तान की अदालतें उसको सुनेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि देखें ये कॉर्जन अप्लाई हुआ था जाके यूके में तो आप वहीं पे जाके केस करेंगे, हमारे वो जुरिस्डिक्शन में आते नहीं। अगर कॉर्जन कहीं पर भी दुनिया में, इसका मतलब बाकी मामला में ऐसे नहीं, बाकी मामला में जहां पे आप इन्फ्लुएंस हुआ होगा, जहां पे आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा वहीं की अदालतों से रिव्यू करना है। लेकिन कॉर्जन दुनिया के में किसी भी कोने पर अगर पाकिस्तानी पर अप्लाई हुआ हो तो वो क्या कर सकता है, आगे यहाँ पे उसको चैलेंज कर सकता है। नहीं बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट। देखो काम की चीज तो ये होगी जब वो सिचुएशन दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉर्जन अप्लाई हुआ है,
मेन क्या चीज पूछेगा, इफेक्ट बताओ, कॉर्जन अगर हो गया है, उससे कॉर्जन के तहत एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वोइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। ये ना समझना कि वो जिसने जुल्म किया है वो वही अदालत में चला जाए, वो सर एक्चुअली मैं उससे गलती होगी, उस वक्त मैंने अभी गन निकाल ली और इसको कहा था ये चीज मुझे भेज दो, लेकिन सर वो ये चीज तो जाली है, तो आप ऐसा करते हैं सर इसको ये चीज वापस करवाएं और मेरे पैसे वापस करो। तो अदालत कहेगी वाह भाई लेवल हो गया है, एक तरफ तू कॉर्जन अप्लाई किया और फिर आप तू ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आ गया, तेरे साथ जुल्म हो गया, जुल्म तो तूने किया, तो दफा हो जाए यहाँ से। इसका मतलब जहां पे अदालत में जाके कौन अपील करेगा, अग्रीड पार्टी। और अग्रीड किसको बोलते हैं, मतलब मजलूम पार्टी। और फिर हमने डिस्कस किया था, अगर ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धमकी लगाई थी ये गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, है, तो उसने गाड़ी भेज दी थी। जब ये मिस्टर बी ने जाके उसको अदालत में चैलेंज करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दिया था, तो हमने डिस्कस किया था मिस्टर ए मिस्टर बी को गाड़ी वापस करेगा, और मिस्टर बी ने वो जो 20 लाख रुपया लिया था वो क्या करना है, उसको रिस्टोर करना है। उसके बाद वो यही होता है कि अगर किसी को कोई भी कॉर्जन के अंदर पेमेंट दी हो तो वो वापस होती है। तो बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है बोला, जब एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो, और डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है, जब वो कोई फरमाइश करे अगली पार्टी इस पोजीशन में ही ना हो कि वो इनकार कर सके। यानी कि डोमिनेंट पोजीशन कब होगी, जब कोई बंदा आपको कोई बात कहे आप इनकार करने की पोजीशन में ना हो, तो समझ लो वो पार्टी आप पर क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन ये नहीं कि अगला बंदा कोई बात करे आप उसकी बात माने ना, और आप कहेंगे ये डोमिनेंट पोजीशन में है, ना ना मेरे बच्चे, डोमिनेंट पोजीशन में कौन होता है, जब कोई बंदा ऐसी पोजीशन पर हो जब वो कोई आपको हुक्म दे आप इनकार करने की पोजीशन में, तो इसको कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन। तो हमने डिस्कस किया था जब कोई पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो और वो ऐसी पार्टी के साथ कॉन्टेक्ट कर ले जिसकी विल को वो डोमिनेट कर सकती हो और उससे कोई अनफेयर एडवांटेज ले ले, तो हमने डिस्कस किया था इसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन याद रखना ये हमेशा दो पार्टीज का आपस का फड्डा हो। जैसे हमने डिस्कस किया था एक टीचर और स्टूडेंट, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। टीचर डोमिनेट पोजीशन में होता है और बच्चे की विल को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन याद रखना मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो ये मैं हूं जो डोमिनेंट पोजीशन में हूं, लेकिन कल मेरी फैमिली में से कोई बंदा आके आपको कहे कि देखो ये फलानी चीज मुझे इतने की भेज दो, मैं आपके उस्ताद का भाई हूं, बेटा हूं, फलाना हूं, तो याद रखना वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा वो दो बंदों का आपस का मामला होगा जिनके दरमियान वो रिलेशनशिप है, वो ताल्लुक है। वो रिलेशनशिप भी अभी हम देख लेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सिचुएशन में हो सकता है, ये सिचुएशन भी एक एक करके देख लेंगे। देखिएगा मेरे बच्चे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग का मतलब होता है बिटवीन होता है, जब रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करता हो बिटवीन पार्टी, ये सबसिस्टिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करना। जब कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो बिटवीन द पार्टी आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। देखो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पूछ ली और उसमें ये वाली लाइन आपने ना लिखी कि जहां पे एक पार्टी इस पोजीशन में हो कि अगली की विल को डोमिनेट कर सकती हो, एंड प्लस अगर बात यहां तक लिख दी तो मेरे बच्चे आपने इनकम्प्लीट डेफिनेशन लिखी। इसका मतलब खाली डोमिनेट, यहां तो बड़े सारे रिश्ते हैं जो आपकी विल को डोमिनेट कर सकते हैं, तो क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, नहीं नहीं। लॉ ने कहा कि हर हर ट्रांजैक्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत हुई है, वही ट्रांजैक्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत हुई होगी जहां पे किसी डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अनफेयर एडवांटेज ले लिया, ऐसा फायदा ले लिया हो जो बनता ही ना हो। जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं टीचर हूं, मैं आपको कहता हूं बेटा ये मुझसे मोबाइल खरीद लो, आपने कहा कि सर मोबाइल तो मैंने लेना, ठीक हो गया, कितने का सर, मैंने कहा 2 लाख रुपए। अभी 20,000 का मोबाइल में कितने का बेच रहा हूँ आपको, चलो 2 लाख भी ज्यादा हो गया, 50 कर लो, चलो 20,000 का मोबाइल में आपको 50,000 में बेच रहा हूँ। अब आपको लग रहा है यार क्या बात होगी, लेवल ही हो गया उस्ताद का, लेकिन आप इनकार भी कैसे करूं, है आगे अटेम्प्ट आ रही है, खुदा ना खासा उस्ताद को इनकार करते तो मेरा बिल तो पास नहीं होना, तो बेहतर ये है कि खरीद लो भैया, 50,000 का खरीद लो। अब आपने भाई आप पेपर ले तो लिया, आप जब पेपर उसको मोबाइल को यूज करते हो आपको पता चल रहा है मोबाइल बता रहा है भैया मैं 15-20,000 का हूँ, और आपने कितना पे किया उसका, 50,000। अब जाके आप अदालत में चैलेंज कर रही हैं, सर वो उस्ताद साहब से मेरा मोबाइल वापस लेकर दें, क्या ये मोबाइल वापस होगा, होगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। अब साबित किसको करना पड़ेगा कि यहाँ पे एंटी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, डोमिनेंट पोजीशन वाले हैं, याद है ना हमने डिस्कस किया था। देखो बाय डिफॉल्ट कुदरत का क्या, कुदरत तो चलो ना करो, पाकिस्तान का यही कानून है कि जो बंदा इंसाफ के लिए अदालत में जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर हो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस जरा थोड़ा सा ऑपोजिट है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर होगा जो डोमिनेंट पोजीशन में हो, यानी कि जाएंगे आप अदालत में लेकिन साबित कौन करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ कि नहीं, वो मैं करूंगा, बेटा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, ये पेपर में पूछेगा प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। अच्छा वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में हो सकती है, वो ताल्लुकात बताओ। देखो मेरे बच्चे या तो इस हेडिंग को या यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा, इसको थोड़ा सा पेपर में देखते रहिएगा। कह रहे इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस द जनरल, ये लिखने की जरूरत नहीं। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। कब एक बंदा दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो सकता है, अगर ये तीन चीजों में से कोई एक हो, आर आर लिखा हुआ बीच में,
सबसे पहले वेयर ही होल्ड्स ए रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, जहां पे किसी बंदे की रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो। अब इसकी एग्जांपल भी अभी हम देख लेंगे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी में कौन सी आएंगी। देखो जब वो पेपर में ये पूछेंगे ना, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, लॉ ने पहले से अज्यूम करके रखा हुआ है अगर ये इस तरह के ताल्लुकात होंगे तो वहां पे एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होती है। लॉ ने पहले से अज्यूम करके रखा हुआ, बस आप इस तरह का फटा अदालत में लेकर चले जाइएगा, अदालत अपनी किताब खोलेगी, उसमें उनको पहले मिल जाएगा हाँ ये जो जो दो लोग आपके पास आए हैं यहाँ पे हमने पहले से अज्यूम करके रखा हुआ है कि यहाँ पे आपस में क्या हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। या क्या हो, वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, जब दो पार्टीज के दरमियान आपस में भरोसे का ताल्लुक हो, इसके भी एग्जांपल अभी देखेंगे। और जब कोई बंदा कोई माजूर हो, कोई बीमार हो, कोई बुजुर्ग हो, तो ऐसे लोग भी किसी बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं और जिस पे डिपेंडेंट हो उसका क्या हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये तीन तरह की मेरे बच्चे प्रिजम्पशन है, आपने ये तीन बतानी है। आगे तो उसकी एग्जांपल्स हैं, ये आगे जो है ये उसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, जब किसी बंदे की आप पर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो तो वो डोमिनेंट पोजीशन में हो। अब रियल या अपेरेंट अथॉरिटी कब हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। देखो टैक्स पेयर की जो असेसमेंट है टैक्स की, वो कौन करता है, टैक्स ऑफिसर। अब टैक्स ऑफिसर जितना टैक्स बढ़ा देगा टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा। अगर हो सकता है टैक्स ऑफिसर इसको कहे कि तेरे पास वो फलानी गाड़ी मुझे बेच दे, अगर वो नहीं बेचेगा, इसको पता कि इसने इतना टैक्स बना के देना, शायद वो गाड़ी बेच के मैं टैक्स पे करूंगा, तो बेहतर यही है कि जो कह रहा है ना जितने की गाड़ी में बेच देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टैक्स ऑफिसर क्या है, डोमिनेंट पोजीशन में है। इसी ये इसकी कौन सी अथॉरिटी है इसके पास, अपेरेंट अथॉरिटी नजर आ रही है। देखो रियल तो जैसे होता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे तो नजर आ रहा है रियल अथॉरिटी, वो एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। कुछ जगहों पे चाहे कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो लेकिन लग रहा हो कि इस बंदे की अथॉरिटी है। देखो जहां पे तो वाजे हो अथॉरिटी है, एम्प्लॉयर की अथॉरिटी होती है एम्प्लॉय के ऊपर, वाजे है, कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे अथॉरिटी वाजे नहीं लिखा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन लग रहा होता कि इनकी अथॉरिटी है, जैसे टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। इसी तरह हमने डिस्कस किया था, अगर आप पर कोई केस बन जाता और वो पुलिस वाला, ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस, वो पुलिस वाला जो आपके केस की तहकीकात कर रहा हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इस पुलिस इस अक्यूज के ऊपर जिस पे इल्जाम लगा है उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये रियल अथॉरिटी है, अपेरेंट अथॉरिटी है, नजर आ रही है, नजर आ रही है, लग रहा है कि भाई वो तगड़ा, वो जो उसकी रिपोर्ट बना के दे देगा अदालत को उसी लिहाज से उसको सजा मिलनी है, लग रहा है कि उसकी अथॉरिटी है उसके ऊपर। इसी तरह हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। बात को तो एम्प्लॉय बेचारा कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना भी करना चाह रहा हो तो एम्प्लॉयर उसको धमकी लगाता है नौकरी से निकाल दूंगा, ये तो फलानी जमीन तो मुझे बेच दे, तो बेचारा बेच देता है, उसको पता मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो ये कौन सी, ये एग्जाम्पल किस चीज की है, तीन तीन लेवल पे तीन तरह के रिलेशनशिप है जहां पे एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो सकती है। सबसे पहली रिलेशनशिप कौन सा था, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी, उसकी हमने एग्जांपल पढ़ी। और दूसरा क्या है बोला, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहां पे हो सकता है, देखो यहाँ पे किसी पार्टी की उस तरह की अथॉरिटी नहीं होती लेकिन ताल्लुक ऐसा होता है जहाँ पे लोगों का आपस में भरोसे का ताल्लुक होता है। यहाँ पे भी एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो सकती है। वो कैसे, जैसे हम पेरेंट और चाइल्ड हैं, वालिदैन का बच्चों पे अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता। अच्छा देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये जिन जो पहले नाम आ रहे हैं, जो पहले नाम लिखे आ रहे हैं वो क्या है, वो डोमिनेंट पोजीशन वाले हैं। तो यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड की बात हो रही है, तो वालिदैन क्या है, वो डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों को जो फरमाइश करेंगे वो इनकार करने की पोजीशन में नहीं होते। तो हो सकता है वालिदैन भी अपनी इस पोजीशन का बाप होने का है कोई गलत फायदा उठा रहे हो सकता है बाप होने का भी गलत फायदा उठाया जा सकता है। हो सकता है तुम कानून पढ़ रहे हो, नहीं तो ऐसे तुम शरीय पढ़ रहे हो, शरीयत पढ़ रहे हो, कानून के लिहाज से हो सकता है बेशर्मो। नहीं खैर, नहीं बेटा। उसके बाद गार्डियन एंड माइनर, याद है गार्डियन कौन हुआ करता था, उस बंदे का, ये कह लेंगे कफील, जिस बच्चे के वालिदैन ना हो या वालिदैन हो, वालिदैन में से किसी बंदे को हम गार्डियन अपॉइंट कर दिया करते थे जो उस बच्चे की कफालत करता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आप देखो ना, क्या इस गार्डियन का इस पे अंडर इन्फ्लुएंस हो नहीं सकता, उसको पता नहीं ये बंदा मेरी परवरिश कर रहा है, वो जो फरमाइश करेगा मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं, तो उसका अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था एडवोकेट और क्लाइंट है। एडवोकेट देखो, ये क्लाइंट जो होता है एडवोकेट पे भरोसा करता है कि सर आप मेरा केस लड़ोगे और बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे केस लड़के मुझे यहाँ से निकलवाओगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पे अगर ये एडवोकेट साहब इसको कोई फरमाइश करते हैं, क्या इनकार करने की पोजीशन में होगा, नहीं, उसको पता कि इनकार कर दिया तो ऐसी सजा दिलवाएगा कि कभी जेल से बाहर ही नहीं होगा। इसी तरह मेरे बच्चे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी हमने डिस्कस किया था। ट्रस्टी कौन होता है बोला, वो बंदा जो किसी ट्रस्ट को मैनेज करता है। देखो ट्रस्ट क्या होता है, जब हम कोई मरने के करीब पहुंचते हैं, हमने जितनी हराम का माल इकट्ठा किया होता है हम उसका ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। लाजमी नहीं कि हराम का हो, कई लोग हलाल के माल को भी ऐसे करते हैं, ज्यादा हलाल वाले को ही करते हैं, हराम वाले कम ही करते हैं, क्योंकि अल्लाह माफ करे हराम वाले जो लोग सारी जिंदगी हराम वाली हरकतें की होती है उनको मौत भी हराम वाली ही आ रही होती है, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बहरहाल, तो जो जिन लोगों ने अच्छा बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है, अब उनको लग रहा है जब विरासत में जमीन मिली हुई है, एक बंदा कहता है अब मेरे मरने के बाद क्या बनेगा इस जमीन, वो कहता है चल मैं इसका ट्रस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ट्रस्ट क्रिएट करके वो किसी ट्रस्टी को अपॉइंट कर देता है, भाई तू इसको मैनेज कर। वो कहता है सर मैंने तो करूंगा, मैं इसका जो कमाऊंगा वो क्या करूं, वो कहता है वो फलाने बंदे को ना, या फलाने इदारे को, या फलाने इंसान को, वो यतीमों को, उसको पैसा दे दिया करना है इसका। तो जिसको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिशियरी, और जो मैनेज कर रहा है वो क्या है, ट्रस्टी।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अब देखो बेनिफिशियरी को मान लो कि सीएफई एक ट्रस्ट है और हमने कहा कि जो चला रहे हैं उनको क्या रखा है कि भाई इसको चला के जो पैसा है शौकत खानों को दे देना। अब ये जो ट्रस्टी जो चला रहे हैं वो पैसा कहाँ को दे रहे हैं? शौकत खानों को। अगर ये ट्रस्टी शौकत खानों से कोई फरमाइश करते हैं इस पेशेंट का फ्री इलाज करो, है अगरचे वो अफोर्ड कर सकता हो इसका फ्री इलाज करो, तो वो शायद इनकार करने की पोजीशन में, वो कहेंगे अगर इनकार कर दिया तो ये तो हमें जो पैसे देता है वो बंद कर देगा। तो ये ट्रस्टी का भी बेनिफिशियरी के ऊपर क्या हो सकता है? अन्य इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसी तरह हमने डिस्कस किया था फ्योंस और फ्योंसी, वो जो मंगेतर होते हैं, आपको पता ही है कि मेरे बच्चे जब तक ब्याह नहीं हुआ होता तो बथेरे वादे हो रहे होते हैं ब्याह के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन ब्याह से पहले जब कोई बंदा फरमाइश करे कैसे हो सकता है कि हम इनकार कर दें? तो यहीं पे आई कैप ने एक सवाल भी बनाया हुआ है इसी के ऊपर। देखो ये लाजमी नहीं कि सारे पूछे, वो किसी पे सवाल बना देगा। उसने कहा कि एक खातून और बंदा उसकी क्या होगी, इंगेजमेंट होगी। तो वहां पे जो जो बंदा था वो उसका मंगेतर, वो कोई कारोबार करने जा रहा था, उसने उस खातून को कहा कि ऐसा कर तू भी इस कारोबार में पैसे लगा दे। तो उसने क्या किया, उसने पैसे दे दिए, कुछ जेवर शेवर जो भी था उसने उठा के दे दिया उसको, ठीक है भाई करो कारोबार। उसके बाद क्या हुआ, वो कारोबार डूब गया। अब वो पैसे उससे वापस मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे, कारोबार था, हम तो पार्टनर थे, तो वो बिजनेस डूब गया, तो सबके पैसे डूबे हैं। अब वो कहती है कि देखिए मैं वो जो पैसे दिए थे वो अंडर इन्फ्लुएंस में दिए थे, अब मामला अदालत में है, क्या यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है? हम ताल्लुक देखेंगे। है ताल्लुक उनका मंगेतरों वाला था तो पक्की बात है उसका अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, और यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पैसे, यानी कि वो पैसे ना देती इसको अगर वो मंगेतर ना हो। याद रखोगे इस बात को। लेकिन अंग्रेज पागल हो गए, उन्होंने बंदे को यहाँ पे डोमिनेट पोजीशन में रखा, शायद उनको पाकिस्तान के कल्चर का नहीं पता है। तो उसने देखा ना वो ये तस्वीर को गोली मारो, इस लिहाज से देखो फ्योंस, तो ये गलत है। लेकिन बेटा उसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी क्या है कि जहां पे किसी बंदे को कोई मेंटल कैपेसिटी इफेक्टेड हो, जिसकी कि कोई बंदा ज़हनी तौर पे माजूर हो या कोई फिजिकली कोई माजूर हो या कोई बंदा बीमार हो, तो ऐसे बंदे हमेशा किसी बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। जब ऐसे बंदे किसी बंदे पे डिपेंडेंट होंगे, पक्की बात है जिस बंदे पे डिपेंडेंट होंगे उसका क्या होगा, इनके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हो। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि वो वालिदैन जब तक सेहतमंद हैं उनका बच्चों पे अंडर इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन वही वालिदैन अगर बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में हो और बच्चे उसके अटेंडेंट हो, तो मेरे बच्चे अब बच्चों का उनके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस होगा, तो ताल्लुक बदल जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन को ध्यान में रखिए। है अगर आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का आप पे अंडर इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेरे बच्चे मान लो कि आप डॉक्टर हो हॉस्पिटल और वही एम्प्लॉयर जो आपका हॉस्पिटल का मालिक था वो बीमार पड़ गया आपके हॉस्पिटल में पड़ा हुआ और आप उसके डॉक्टर हो, आप उसका इलाज कर रहे हो, अब सिचुएशन बदल जाएगी, अब आपका उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हो, तो वो किस कैटेगरी में, इस तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा। तो डॉक्टर, पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर एंड इनफीबल्ड ओल्ड मैन, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, फैमिली मेंबर जो जवान होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इन जवानों का फैमिली जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है। हालांकि मैं बताया था ना कि अंग्रेजों को पता ही नहीं कि यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हो उनकी अहमियत और बढ़ती जाती है, फिर तो उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। पता नहीं अंग्रेज किस कोने में बैठ के ये बातें लिख रहा था, लेकिन बहरहाल हमने उसकी बात मान लेनी है, पेपर पास करना है, पंगा थोड़ी लेना है उसके साथ। नहीं बेटा, याद करें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ऊपर की प्रिजम्पशंस हैं, जहां पे प्रिजम्पशन होगा, कोई ऐसा केस अदालत में चला जाएगा जो प्रिजम्पशंस में से है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, डोमिनेंट पोजीशन। अब मैंने आपको कहा था चलो टीचर, जैसा ऊपर टीचर और स्टूडेंट का नहीं, वो याद कर लीजिएगा, वो टीचर और स्टूडेंट भी होता है, फिड्यूशियल रिलेशनशिप में आपने उसको रखना है टीचर और स्टूडेंट का। अच्छा देखिएगा, मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको ये लैपटॉप भेज दिया, ये लैपटॉप मैंने आपको भेज दिया, ये लो पकड़ो भैया, ये लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का मैंने आपको लैपटॉप भेज दिया, मार्केट में इसकी कीमत शायद कोई 50,000 थी, मैंने कितने का भेज दिया, अज्यूम कर लो 1.5 लाख। अब आप अदालत में चले गए, मान पहले आपने मुझे कहा कि सर वो पैसे ले ले और लैपटॉप ले लें और पैसे मेरे वापस कर दो, लेकिन मैंने कहा कि ना बेटा अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने तुझे ऑफर की, तूने एक्सेप्ट कर लिया, तो रोड़ा करो। आपने कहा कि नहीं नहीं सर वो मुनासिब नहीं, मैंने कहा कि भाई सब कुछ मुनासिब है। अब आप चले गए अदालत में, जब अदालत में चले गए तो मेरे बच्चे अब अदालत यहाँ पे जाके अदालत को जब चैलेंज करोगे कि सर ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, अदालत पूछेगी जुल्म क्या हुआ है, आपने कहना सर ये जो ये बंदा है इसने ये लैपटॉप जो 50,000 का था मुझे 1.5 लाख रुपए में भेज दिया, तो अदालत कहेगी तू अंधा था, तुझे नजर नहीं आ रहा। वो अदालत फिर आप बताएंगे सर अगली बात तो सुन लें, ये टीचर है मेरा, मैं कैसे इनकार कर सकता, हाँ कहता ये पहले बात होता नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, टीचर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको इनकार करने की पोजीशन में थे ही नहीं आप। अब अदालत क्या करेगी, मुझे बुला लेगी वहां, और जब मुझे बुला लेगी कि जब मैं वहां पे जाऊंगा, देखो शिकायत लेके कौन गया, आप, बर्डन ऑफ प्रूफ बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर होना चाहिए था, आप, लेकिन यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है और प्रिजम्पशंस में से है, तो अदालत फिर किसको कहेगी कटारे में खड़े होने के लिए, मुझे। फिर राणा साहब आए अदालत में, यहाँ पे कटारे में खड़े हो, आप अपनी बेगुनाही साबित करें, और वहां पे मैं 3 बातें अगर साबित कर दूं तो बेगुनाही साबित हो, अगर 3 बजे से कोई बात मिस होगी तो मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी। सबसे पहले क्या है कि सर जब मैंने इसको लैपटॉप बेचा, इस लैपटॉप के बारे में मैंने फुल डिस्क्लोजर दी थी, इसके बारे में सब कुछ बताया। हाँ भाई बताया था, जी सर बताया, तो उन्होंने सब कुछ था इस लैपटॉप के बारे में, ठीक हो गया। अगली बात, सर मैंने इनको ये भी कहा था कि लैपटॉप खरीदने से पहले जाओ इसको फ्री सेंटर में 2 चेक करवा लो,
क्या ये कहा था? वो कहेगा जी जी सर इन्होंने ये भी कहा था। तो इसका मतलब अभी तक तो मैं सही जा रहा हूँ। अब तीसरी बात, सर इनसे पूछे जो मैंने इसके पैसे चार्ज किए हैं वो वही है जो मार्केट, कहते सर यही यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 50,000 है। हाँ भाई राणा साहब, मैंने कहा कि शायद से, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, तो अदालत क्या कर दी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दी। याद रखोगे इस बात को। अब ये 3 बातें हैं। अब अगली बात, बच्चे को हो सकता है कुछ परेशान होकर बैठे, सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कोई सिलेबस में ये बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 14 है। इस एग्जाम्पल नंबर 14 में ये 3 बातें ही हैं कि जब कोई बंदा आप पे इल्जाम लगा दे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया है, तो अदालत में फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होना है? डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर। और डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी अदालत में खड़े होकर कितनी बातें साबित करेगी? 3। और वो 3 कौन कौन सी है बोला कि भाई जब इसने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया, या जब ये कॉन्टेक्ट हुआ, क्या जो डोमिनेंट पार्टी थी उसने वीकर पार्टी को फुल डिस्क्लोजर दिए थे, चीज के बारे में सारा बताया था। और दूसरे नंबर पे क्या इसके जो प्राइस है वो मार्केट बेस्ड है। और तीसरे नंबर पे क्या उस पार्टी को इंडिपेंडेंट होता ना कि उसको मशवरा लेने का कोई मौका दिया था कि जाओ किसी से जाके एडवाइस ले लो। तो ये बात सिर्फ यहाँ पे लिख रखी है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये टॉपिक सिलेबस से निकाल दिया उसने, उसको चाहिए था एग्जाम्पल भी निकाल देता। लेकिन जब अगर पता नहीं आप 100 की किताब पढ़ रहे हो या औखी, अगर तो औखी किताब पढ़ रहे हो तो औखी किताब के अंदर ये एग्जाम्पल है, 100 की किताबों में पता नहीं उन्होंने रखी है कि नहीं। लेकिन अगर जो आपको पता है कि आई क्या, फिर जो पेपर में किताब में हो समटाइम चीजें वो एग्जामिनर पूछ लिया करता है, तो ये ना हो कि वो आपसे पूछ ले बेटा देखो, नो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। अच्छा वैसे ये पहले भी सिलेबस में होता था, अब नहीं, वैसे समझाने के लिए कुछ जगह ऐसी है जहां पे लॉ ने एजम्पशन नहीं ली, प्रिजम्पशन नहीं है कि यहाँ पे 2 बंदों के दरमियान एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन वाली हो सकती है। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऊपर की लोगों के अलावा भी हो सकता है, लेकिन वहां पे अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस ऊपर के प्रिजम्पशन के अलावा हो, तो फिर जिस पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ हो उसको जाके अदालत में साबित करना पड़ता है कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ। क्योंकि देखो जहां पे तो अदालत में जब भी कोई केस जाता है ना इंडियन इन्फ्लुएंस का, अदालत हमेशा अपना वो रजिस्टर खोल के देखती है। आप भाई आपका ताल्लुक है आपस में, सर फलाना ताल्लुक है, अदालत तो वो प्रिजम्पशन में से ताल्लुकात को देखती है, क्या प्रिजम्पशन में से ताल्लुक है जो हमने पहले से एज्यूम करके रखा हो कि ये फलाना तगड़ी पोजीशन में, ये हमारी पोजीशन में, अगर उनमें से कोई ताल्लुक होगा तो फिर अदालत तगड़ी पोजीशन वाले को कहेगी सर अपनी बेगुनाही साबित करो। लेकिन अगर प्रिजम्पशन में से ना हो केस अदालत में गया, तो फिर और कोई बंदा क्लेम भी कराओ कि मेरे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है, तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर उसी बंदे को कहेगी आके आपने साबित करो कि इसने अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई किया है। जैसे मान लो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, अब कैसे पता चलेगा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट में कौन तगड़ा है? लॉ ने प्रिजम्पशन ही ले रखी। इसी तरह क्रेडिटर और डेटर कौन तगड़ा होता है? कोई प्रिजम्पशन नहीं। बात का क्रेडिटर दलील हो रहा होता है, बात का डेटर दलील। आप देखो ना, आपने जिस दोस्तों से उधार लिया होगा उन दोस्तों को आपने दलील करके नहीं रखा होगा, बेचारे हर वक्त आपके कमरों में चक्कर लगाते हैं और आप कमरे में अंदर बैठे होते हैं, उसको कह रहे होते हैं भैया मैं कमरे में हुई नहीं, जुर्म नहीं कर रहे होते आप इस तरह का। खैर उसी तरह हस्बैंड और वाइफ, अब मेरे बच्चे हस्बैंड और वाइफ में कौन तगड़ा होगा? देखो फियांस और फियांसी तो रख दी है उन्होंने प्रिजम्पशन में से, लेकिन हस्बैंड वाइफ में कौन तगड़ा होता है ये तो नहीं पता। तो वहां पे कौन है फिर? जो फांसी के जो फांसी बर्डन ऑफ प्रूफ हमने डिस्कस कर दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हुआ करेगा? डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर। तो मोस्टली वो पेपर में इसी तरह के देगा, नहीं सिनेरियो में से कोई सिनेरियो देगा, पर आपने पहचान लेना यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुई है वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस है, और अगर है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर। और इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या है? हमने पहले देख लिया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। और किसके एंड से? जिसकी विल को डोमिनेट किया जा सकता है उसके एंड से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। और डिफरेंस बिटवीन कॉर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस, देखो दोनों चीजें मैंने आपको बताया था, ये 5 चीजें हैं जिससे कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस, कॉर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अंडर इन्फ्लुएंस और कॉर्जन को दोनों को मिला के पढ़ना है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को मिला के पढ़ना, मिस्टेक अकेली ही है। अब जब हमने अंडर इन्फ्लुएंस और कॉर्जन पढ़ लिया, अब इनको दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। कहता है कि कॉर्जन कंसेंट कैसे हासिल करते थे? यहाँ पे हम धमकी लगा, जबकि अंडर इन्फ्लुएंस में धमकी नहीं लगाता, उसको धमकी लगाने की जरूरत नहीं, उसकी पोजीशन ही ऐसी है, अगली पार्टी को धमकी लगाने की जरूरत है, वो बंदा वैसे इनकार नहीं कर सकता। धमकी तब लगाते हैं जब कोई बंदा इनकार कर रहा उसको मनाने के लिए, तो जब एक बंदा इनकार करने की पोजीशन भी नहीं, धमकी लगाने की जरूरत है वहां पर। तो वैसे ही इसका मतलब क्या हुआ? कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल, बस उसकी विल को डोमिनेट करके उसकी मर्जी को दबा के आप उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, धमकी लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये पूछेगा, इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज बना सकता है, या पूरा सवाल तो शायद मुश्किल पूछे कि सारा मुझे बताओ अंडर इन्फ्लुएंस और कॉर्जन में डिफरेंशिएट कर दो, पूछ भी सकता है, मना नहीं है उसको, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर छोटा सा कोई 2-3 नंबर का सवाल बना देगा, या क्या कर देगा? एमसीक्यूज बना देगा। अब कॉर्जन में नेचर ऑफ प्रेशर कैसा होता है? फिजिकल, आपको जानी तौर पर नुकसान लग रहा होता है कि मेरा नुकसान पहुंचा देगा मुझे, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में जानी तौर पर नुकसान का नहीं होता, सिर्फ मॉरल प्रेशर होता है, अखलाकी प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो शायद जहन्नम में जलूंगा,
या लोग मुझे ताने देंगे, देख उसने फलाने बंदे की बात नहीं मानी, कितना बदकिस्मत है, इकरारुल हसन जन्नत जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जलेगा, इसके इसके पांव सूख जाएंगे, इसने शुभ शुभ के ऊपर शक किया है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको उसको अपने वलियों का नाम सही नहीं आते, अगर हमें भी उस बंदे के नाम का नहीं पता तो शुभ शुभ कह ले, कोई गलत नहीं। वो अल्लाह माफ करे, बाकी लोगों के नाम भी पता नहीं क्या क्या रखे होते हैं उसने, हैं जो वली अल्लाह हैं, जो हैं वली अल्लाह वाकई, तो उनके नाम पता नहीं वो क्या बोल दिया करते हैं। तो हम क्या उसका नाम ढूंढते फिर, पता नहीं नाम क्या है, मुझे नहीं पता उसका, बस सारे पाकिस्तान उसको शुभ शुभ कहते हैं, तो पहचान तो लिया ना। आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ वहां पे लिख सकते हैं, अब उस बंदे का नाम ना लिखो, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू शुभ शुभ सरकार, कोई दिक्कत? बिल्कुल वैलिड। नहीं मैं तो समझा रहा हूँ भाई, इतना मशहूर है मादत के साथ, अगर किसी के एफिलिएशन में, सब समझा रहा हूँ, मुझे नाम का नहीं पता उसका क्या है। हाँ खतीबुल हसैन, हसनैन या हसनैन, चले गए वापस। तो कॉर्जन रिलेशनशिप, अच्छा जब कॉर्जन अप्लाई हो रही हो तो आपस में ताल्लुक का होना जरूरी नहीं। ताल्लुक हो सकता पार्टीज का हो सकता ना हो सकता आपका चच्चे का बेटा ही आपको धमकी लगा रहा हो, या आपका भाई आपको धमकी लगा रहा हो, तो लेकिन वो कॉर्जन होगा। लेकिन यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस में ताल्लुक के बगैर अंडर इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, लाजमी तौर पे पार्टीज का आपस में कोई नियर रिलेशनशिप होगा, कोई रिलेशनशिप होगा, नियर को गोली मार है, जैसे टीचर स्टूडेंट है, पुलिस वाला जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके ऊपर इल्जाम लगा हो, है वकील है, वो कोई ना कोई ताल्लुक है तो अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बगैर कभी कोई अजनबी है। एक बंदा रेडी लगा के खड़ा हुआ था, उसने कहा कि ये सारे सेब मुझे 200 रुपए के खरीद लो, है वो थे सारे 50 के, आपने खरीद लिए, आप अदालत में चले गए, सर इसने इससे मैंने ये सेब नहीं खरीदने थे, अगर इसका अंडर इन्फ्लुएंस ना होता, कहता तो है कौन, कहता पता नहीं कौन है, कहता ऐसे कैसे हो गया, कहता सर जो भी हमें इनकार करने की पोजीशन में नहीं था। भाई क्यों नहीं था तू इनकार करने की पोजीशन में, है तो कोई ताल्लुक है ही नहीं तेरा उसके साथ, तो इनकार कर देता तू, नहीं नहीं सर मैं इनकार कर, तो फिर चपेड़े पड़ेंगे वहां पे अदालत में आपको, है तो यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है ही नहीं। या तो उसने धमकी लगाई, अगर धमकी नहीं लगाई तो फिर तो आपसे मिस्टेक होगी मेरे बच्चे, कि आपने उसके वो जो 50 रुपए की चीजें थी वो 200 रुपए में खरीद के चले गए, फिर तो मिस्टेक हुई, और यूनिलेटर मिस्टेक हुई है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है बिल्कुल वैलिड है। शर्म करो, उसका भी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता। पाकिस्तानी को तुम्हारे सारे लॉ जो है ना अपने अपने सामने बने, खुदा ना खासा अगर वो खातून हुई तो खातून का क्या, पक्की बात है अजनबी का भी आप पे अंडर इन्फ्लुएंस है, वो ताल्लुक का होना जरूरी है, खुदा के लिए देखो रब दा वास्ता रे, अब पेपर पास कर लो, खातून हो, यानी कि वो खातून को रेडी लगा के खड़ी हुई है और ये इनकार करने की पोजीशन में ही नहीं है, लेवल हो गया भाई। चलें बेटा, वैसे इस तरह की बात तो शायद मैंने कही तो नहीं, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग की बात, लेकिन फिर भी कही होगी तो मेरे बच्चे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, कह देंगे आज उसको, वो शायद यूट्यूब पर अपलोड ना किया। चलो खैर गोली मारो, अब हो जाएगी मेरे बच्चे, आज हो जाएगी। देखिएगा कॉर्जन रीजन, यहाँ पे मकसद क्या होता है, कॉर्जन रीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे मकसद ऑब्जेक्टिव, कॉर्जन अप्लाई करने का मकसद क्या होता है, अगली पार्टी को मजबूर करना, वो करना नहीं चाह रहा कॉन्ट्रैक्ट, देखो कंपेल कर रहे हो अगली पार्टी को, वो उसको चाहे जितना मर्जी फायदा मिल रहा हो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता, आप उसको मजबूर कर रहे हो। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में आप क्या करते हो, आप अगली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या करते हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके कोई अनफेयर एडवांटेज ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको, आपने कहा कि सर वो मैंने मोबाइल लेना, मैं कहता हूँ आप मुझसे ले लो, आपने कहा ठीक हो क्या सर, मैं आपसे ले लेता हूँ, लेकिन बाद में मैंने क्या कर लिया, वो अपना जो मोबाइल था वो 10,000 वाला आपको 20,000 में बेच दिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने अनफेयर एडवांटेज लिया है। तो आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट करने से कोई मसला नहीं, लेकिन हुआ क्या, अनफेयर एडवांटेज ले लिया। और कॉर्जन में क्या होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी, अगर कोई कॉर्जन अप्लाई करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान पिनल कोड ऐसी धमकी लगाई होगी जो पाकिस्तान पिनल कोड में मना, मैं आपसे जान से मार दूंगा, इसकी सजा भी है, किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेना उसकी सजा भी है, ये धमकी देना, तो लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं, यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद मेरे बच्चे ऑन होम कॉर्जन किस पर अप्लाई हो सकता है, याद है हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है मिस्टर बी से, तो कॉर्जन मिस्टर बी पर भी अप्लाई हो सकता है, या मिस्टर बी के आगे किसी रिश्तेदार पर भी अप्लाई हो सकता है, किसी पर भी अजनबी पर भी अप्लाई हो सकता है। और अंडर इन्फ्लुएंस मेरे बच्चे ऐसे नहीं होता, अंडर इन्फ्लुएंस किस पर अप्लाई हो सकता है, हाँ, जो आपकी डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी है, यानी कि वो जो जिसकी विल को डोमिनेट कर सकते हो, अंडर इन्फ्लुएंस में ओनली बी इम्प्लॉयड ऑन द पार्टी हुज कंसेंट इज डिजायर्ड। और उसका जैसे जस्ट एग्जांपल, आप मेरे स्टूडेंट, मैं टीचर हूं आपका, मैं आप पर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन आपका एक भाई बाहर खड़ा हुआ आपको लेने के लिए है बाइक पर, मैंने उसको बाहर गया, मैंने उसको कहा कि बेटा ये बाइक मुझे भेज दो, उसने कहा कि सर क्यों, मैंने कहा कि मैं आपके भाई का उस्ताद हूं, वो कहता अच्छा अच्छा सर फिर तो मेरे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस हो गया ना सर,
मैं तो इनकार करने की पोजीशन में हूं, है? तो उसने मुझे बाइक भेज दी। अब मेरे बच्चे क्या हुआ, उसकी बाइक 1 लाख रुपए वाली मैंने कोई 50,000 की खरीद ली। अब वो अदालत में चला गया और अदालत में जाके कहा कि देखें सर मेरे ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ। अब अदालत पूछे कि अच्छा बता तू है कौन, ताल्लुक क्या है तुम लोगों का? सर ये जो बंदा है ना ये मेरे भाई का टीचर है। तेरा क्या है? नहीं बस मेरा कुछ नहीं, मेरे भाई का टीचर है। भाई हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। तो इस बच्चे पे अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ आप लोगों के ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई हो सकता है, याद रखोगे इस बात को। यानी कि आपस में ताल्लुक है जिसके साथ उसी पर अंडर इन्फ्लुएंस। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ करना था कॉर्जन में, आपने अप्लाई किस पे किया? किसी पर भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो फिल्मों में होता है ना कि विलन क्या करता है, किसी भी जाते हुए बंदे की कंपनी पे पिस्टल रख देता, हीरो को कहता है सरेंडर कर देता सरेंडर, है उसको पता नहीं तो इसको मार देगा वो। और फिर मैंने उल्ट भी बताया था, इसी तरह अगर हीरो करता है किसी बंदे की कंपनी भी रख देता और विलन को कहता तू सरेंडर कर, तो विलन खुद उस बंदे को मार देता, तू पहले इसको साइड पे कर। ये होती है ना विलन। तो बाकी चले खैर, गोली मार, उसने मार दी गोली, आप भी मारो। ले बेटा देखिएगा, बाय हुम कॉर्जन किसकी तरफ से अप्लाई हो सकती, देखो ऊपर ऑन हुम का मतलब किस पर अप्लाई हो सकती है। मैं आप पर भी कॉर्जन अप्लाई कर सकता हूं, आपके किसी रिश्तेदारों पर भी, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस मैं सिर्फ आप पर ही अप्लाई कर सकता हूं। ऐसे ही मेरे। और बाय हुम किस पर किसकी तरफ से हो सकती है। देखो कॉर्जन कौन अप्लाई कर सकता था, याद है उसने खुद बदमाशी छोड़ दी थी, उसे किसी और को कहा था तू ये इसको समझा, ये जमीन मुझे भेज दे, है जो भी है। तो ये कॉर्जन किसी और के थ्रू भी अप्लाई हो सकती है। मैं किसी और को कहता हूँ इसको धमकी लगा दे, ये कॉर्जन है, अगरचे कॉन्ट्रैक्ट मेरे से होना, कॉर्जन किसी और के जरिए भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं होता। अब बाय हुम यानी कि मैं आप पर कॉर्जन अप्लाई कर सकता हूं, मेरी फैमिली मेंबर में से कोई आगे आपको कहे ये चीज मुझे भेज दो, आप कहेंगे सर आप कौन हो? तो आप उसने कहा कि मैं आपके उस्ताद का भाई हूं, आप कहेंगे हाँ सर फिर तो अंडर इन्फ्लुएंस हो गया। नहीं नहीं ये गलत है। बात समझ आ रही है कि नहीं? आए हैं फिर नहीं इनका कॉर्जन अंडर इन्फ्लुएंस से कोई ताल्लुक नहीं। वो जो तमीज करवा के आप महबूब 10 दिनों में कदमों में आता होता है, ज्यादा दिन होते हैं थोड़े दिन होते हैं, नहीं पता नहीं कितने दिन होते हैं, कितने दिन रखे होते हैं उसने, 10 दिन होते हैं, नहीं जितने भी होते होंगे इतने दिनों में महबूब आपके कदमों में। इन तवीजों तो देखो पता क्या है, देखो ये कानून हम पढ़े अंग्रेजों का बनाया हुआ है, अंग्रेजों को पता ही नहीं तवीज होता क्या है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे जरूरत तो हो भी सकती है, अपनी बेशर्मियां ले आओ बीच में। नहीं नहीं खुदा का खौफ कर पी के बैठा हुआ स्टूडेंट का टीचर पे अंडर इन्फ्लुएंस। भाई आप धमकी लगा सकते हो मुझे, सर ये आप ये मोबाइल है ये मुझे भेज दो, मैंने कहा नहीं सर फिर आज जरा कॉलेज से बाहर निकल के दिखाइए। ये कॉर्जन अप्लाई कर रहे हो मेरे ऊपर, धमकी लगा रहे हो। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस कैसे स्टूडेंट टीचर पे अप्लाई कर सकते? आप कहेंगे सर हम आपको बहुत पे करते हैं, आप हमारे पैसों पे गुजारा करते हैं, तो फिर हो सकता या तो ऐसे तो जो मर्जी बनाता रहा बैठ के। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ महबूब कदमों में आ गया कदमों में तो यार, लेकिन महबूब का फोन आ गया है, चले खैर। अच्छा बकवास बंद कर इधर, 10 मिनट। ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ऑनर्स का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझे बताएं कॉर्जन के ऊपर, कॉर्जन में किस पर होता है? मजलूम जो अदालत में गया, और अंडर इन्फ्लुएंस में जो डोमिनेट पोजीशन वाला है, और रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। अंडर इन्फ्लुएंस में तो सॉरी कॉर्जन में तो आपने रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट करना ही करना होता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था अंडर इन्फ्लुएंस में मे और मे नॉट रिस्टोर द बेनिफिट, क्योंकि उस बंदे के साथ आपका ताल्लुक है। कल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो हो सकता है कि मैं आपको कह भी दूं कि ये पैसे भी आप ही रखो, ये चीज भी रखो, हो सकता है इस तरह का ताल्लुक है आपस में, वो हो सकता है कि बेनिफिट वापस हो या ना हो, या मे नॉट रिस्टोर द बेनिफिट। लेकिन हमने डिस्कस किया था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन दोनों को मिला के पढ़ना है। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें, पहले एक दफा एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि उसके बाद हम उसी लिहाज से डिस्कस करते रहेंगे। मेरे बच्चे ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए की कपड़े की एक दुकान, इसकी कपड़े की दुकान है, और कपड़े की दुकान को चलाने के लिए उसने किसी मिस्टर बी को अपॉइंट किया हुआ, ये उसका एम्प्लॉय है। अच्छा मिस्टर ए ने सारा कपड़ा इस दुकान में जो रखा हुआ है वो लोकल है, यहाँ पे लोकल कपड़ा ला के इस दुकान में रखा है, उसको पता है मैं जो कपड़ा रख रहा हूँ दुकान में कौन सा लोकल है। और इसने अपने मिस्टर बी को बताया कि देख ये कपड़ा लोकल है, लेकिन जो कस्टमर आए तूने उसको कहना है ये इम्पोर्टेड कपड़ा है। अब यहाँ पे कोई कस्टमर आया मिस्टर सी, उसने आके कहा कि सर ये कपड़ा बताइएगा मुझे इंपोर्टेड कपड़ा चाहिए, क्या ये इंपोर्टेड है? यहाँ पे मिस्टर बी कह रहा है सर बिल्कुल बेफिक्र होकर खरीद लीजिए, इंपोर्टेड कपड़ा।
मुझे बताएं कि मिस्टर बी जो बोल रहा है, क्या उसको पता है मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है? पता है ना उसको, क्योंकि मिस्टर ए को भी पता है। चलो ए ने तो वो दुकान खोल रखी है, उसने मिस्टर बी को कहा था, उसको मिस्टर बी को कपड़े की शिनाख्त है, उसको भी पता है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बता रखा था, भैया चाहे हमारी दुकान में लोकल कपड़ा हुआ है, लेकिन तूने क्या क्या के बेचना है, इंपोर्टेड है। अब मिस्टर बी जब मिस्टर सी को कपड़ा बेच रहा था कस्टमर को, वो कह रहा था सर बेफिक्र होकर कपड़ा खरीद के लेके जाएं, ये कौन सा कपड़ा है, इंपोर्टेड है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए उसने क्या किया, एक 500 वाला सूट उसको 1000 रुपए में बेच दिया। अब मेरे बच्चे, अगर कल मिस्टर सी को पता चल जाता है ये कपड़ा क्या था, लोकल था, अब वो उसको जाहिर बात है उसने मान लो कि उसके ऊपर केस कर दिया। अब जब केस हो गया, देखो एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और दूसरा मेरे बच्चे वो क्या करेगा, डैमेजेस भी क्लेम करेगा। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे आपने याद रखनी है। जब कोई बंदा फ्रॉड आपके साथ करता है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन भी होता है, साथ डैमेजेस भी क्लेम करने का होता है। लेकिन एक और बात अगली देखिएगा। अच्छा, मिस्टर ए की दुकान है और मिस्टर ए ने इस दुकान के अंदर लोकल कपड़ा भर रखा है मेरे बच्चे, और ये उसका मिस्टर बी उसका दुकान को चलाने वाला। अच्छा, जिस बंदे ने मिस्टर ए को कपड़ा बेचा है उसने लोकल कपड़ा इंपोर्टेड कह के मिस्टर ए को बेच दिया, और मिस्टर ए को इतनी कपड़े की शिनाख्त नहीं, पहचान नहीं। किसी बंदे ने, किसी थर्ड पार्टी ने, जिसने मिस्टर ए को कपड़ा बेचा, उसने क्या क्या के बेचा, उसको इंपोर्टेड है लेकिन था वो लोकल। अब इसने मिस्टर बी को बताया कि भाई बेफिक्र होकर बेच, हम इंपोर्टेड कपड़ा बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कस्टमर आया, कस्टमर ने आके पूछा कि था बताओ भाई लोकल कपड़ा या इंपोर्टेड है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर बेफिक्र होकर खरीद रहे भाई, इंपोर्टेड कपड़ा है, जबकि वो था क्या, लोकल। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ये दोनों इस थर्ड कस्टमर के साथ सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। झूठ जहां पर भी है, धोखा दे रहे हैं कि नहीं, धोखा दे रहे हैं। दोनों सिचुएशन में झूठ बोला जा रहा है, दोनों सिचुएशन में धोखा दिया जा रहा है। लेकिन ऊपर जो फर्स्ट सिचुएशन थी, जो सिचुएशन फर्स्ट थी, और ये सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में जानबूझ के झूठ बोला जा रहा है, और झूठ बोलने वाले को भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, वो झूठ है, सच नहीं है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में धोखा यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी झूठ बोला जा रहा है, लेकिन अनजाने में। जो बंदा झूठ बोल रहा है उसको खुद नहीं पता मैं झूठ बोल रहा हूं, हालांकि उसको लग रहा है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। धोखा तो दोनों में दिया आपने, ऊपर भी धोखा हुआ। देखो कस्टमर के लिहाज से सोचो, है आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकानदार ने आपको कोई कॉपी दे दी किसी चीज की, ओरिजिनल क्या है, आप कहेंगे नहीं नहीं इसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, इसने मेरे साथ झूठ नहीं बोला। डिपेंड करेगा, है धोखा और झूठ ही, लेकिन डिपेंड करेगा ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन मजीद डिपेंड करेगा नियत के ऊपर, इरादे के ऊपर। क्या जानबूझ के इरादा करके झूठ बोला था? अगर तो इरादा करके झूठ बोला तो फ्रॉड। अगर बगैर इरादे के, हैं जिसको कहते हैं इनोसेंटली, है इरादा झूठ बोलने का नहीं था, लेकिन किसी ने उसके साथ झूठ बोला था, उसने आगे झूठ आप तक पहुंचा दिया, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जहां पे कोई जानबूझ के झूठ बोले, जानबूझ के धोखा दे, फ्रॉड। जहां पे कोई अनजाने में धोखा दे, अनजाने में झूठ बोले, उसको क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जब वो मामला अदालत में जाएगा ना, अदालत क्या करेगी, उसको कहेगी चलो भैया इसका ये कपड़ा इससे लो और पैसे वापस करो। और दूसरा यहाँ पे एक तो देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होगा ही, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। दूसरी बात आएगी डैमेजेस की। जब डैमेजेस की बात आएगी मेरे बच्चे, डैमेजेस डिपेंड करेंगे कोर्ट के ऊपर। कोर्ट चाहे तो देखो, उस बंदे ने जानबूझ के झूठ तो नहीं बोला। अब कोर्ट, उसकी शक्ल नजर आ रही होगी कोर्ट को, जो मासूम सी शक्ल होगी, जैसे कल वो पीर पगारा साहब ने कहा कि इमरान खान बेईमान नहीं है, वो खयानत करने वाला नहीं, लेकिन इमरान खान से कोई गलती हुई है। अगर इमरान खान झूठा है और वो उसने कोई करप्शन की है, फिर हम सब लोग झूठे और करप्ट लोग हैं। इससे वो बहुत अच्छा बंदा है। देखिए चंद लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। पीर पगारा खुद बीच में सियासत में खुद मुलव्वस नहीं होते थे। क्यों नहीं मुलव्वस होते, ये बड़ी एक अच्छी वो पीढ़ी चली आ रही है पीर पगारा वाली, है। इनकी अगर देखेंगे, इनकी जो खदमात, ये चाहे वो इंडिपेंडेंस के मामला थे, चाहे जब अंग्रेज थे उस वक्त से, ये इनकी बड़ी खिदमात हैं इस मामले में, सारे इंडिपेंडेंस के मामला में। अब वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, उनको पता है। देखो कल उसके, मैं हमेशा आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर वो सियासत कर रहा है ना, तो मेरे बच्चे भूल जाओ वो सच्चा है, क्योंकि सियासत कभी भी झूठ के बगैर हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई सच्चा ही ना हो, तो फिर अगर आप उसको खुदा ना खासा मौला ना कहें, तो फिर तो मेरे बच्चे दुख वाली बात है। मादरत के साथ, अगर किसी बंदे को बुरी लगे बात है, कोई सियासी भी हो और झूठ भी बोल रहा हो, और आपका वो मौलाना भी हो, तो गलत है। मौलाना झूठे नहीं होते। खैर वैसे में बात। अब अगली बात, वो जो पीर पगारा होता है ना, वो उसने कल आके बताया भी कि देखें हम लोग सियासत में इसलिए नहीं आते, सियासत झूठ के बगैर नहीं होती। लेकिन सियासत में हमारा ना आना और हमारे जो लोग हैं सियासत में, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बंदा उनका मैंडेट चुरा ले और हम चुप करके बैठे रहें, उसके लिए तो हम निकलेंगे। लेकिन जो भी हो, हम लोग खुद बीच में होते। लेकिन मैं अपना जस्ट एक कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही होती थी इनके बारे में, वो भी देखा मिस्टेक। अच्छा ठीक है।
बेटा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉड को। अच्छा, दो चीजें अभी तक पढ़ी। जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली कर रहे होते हैं, जानबूझ के झूठ। जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, अनजाने में झूठ। फ्रॉड जानबूझ के धोखा, मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में धोखा दिया जाता। फ्रॉड में जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, डैमेजेस भी मिलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है ही, डैमेजेस कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। कोर्ट चाहे तो अलाउ कर दे, चाहे तो ना दे। बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि कोर्ट को लग रहा होगा इसने कौन सा जानबूझ के किया है। जी अलाउ करेंगे वो ए वाले पे करेंगे, बी वाले पे क्या करेंगे। नहीं, जिम्मेदार तो मालिक ही होता है ना। अगर एम्प्लॉय भी पे कर रहा हो तो जिम्मेदार तो मालिक ही है ना। अगर तो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ ना, इन दोनों की मिस रिप्रेजेंट, चलो ये मालिक की बात करो, उसके एम्प्लॉय की बात करो, या इसमें तो कपड़ा बेचता है कि ये ब्रोकर तो वो पे करेगा अगर क्लेम होते हैं तो जाके पेनल्टी या वो मालिक पे करेंगे। मालिक मैं ये मिस्टर, एक तो कपड़ा बेचने वाला था, एक था मालिक। आप इसकी बात कर रहे हो या पिछले बंदे की बात कर रहे हो? तो उसके उसके ऊपर तो फ्रॉड का केस करेंगे ना वो तो फिर इन दोनों का आपस में का फटा है वो उसको उसके ऊपर क्या करेगा? वो फ्रॉड करेगा, वो फ्रॉड का केस करेगा। अगर उसने भी जानबूझ के, अगर उसको भी जिसने कपड़ा बेचा तो उसको यही कह के बेचा, तो फिर उनका भी आपस में मिस रिप्रेजेंटेशन वाला मामला होगा। जो बड़ा फ्रॉड की डेफिनेशन पूछेगा पेपर के अंदर, तो फ्रॉड की जब डेफिनेशन पूछे तो याद करें हमने डिस्कस किया था, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ी अहम बात कि फ्रॉड हमेशा कौन कमिट करता है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा था ये अगरचे नीचे पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इंतहाई अहम चीज है। याद है हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए की दुकान है, मिस्टर ए की दुकान है, इस दुकान में सारा कपड़ा लोकल है, सारा कपड़ा लोकल है, और वो ये कपड़ा बेच रहा है, और लोकल क्या के बेचता है, जिसको भी बेचता है। लेकिन बहरहाल जो वो क्या था, उसके मिस्टर ए के पास एक कस्टमर आया, मिस्टर बी कस्टमर आया, वो उसके कपड़ा पूछता है कि अच्छा ये सर कपड़े के बारे में बता दें। अच्छा, मिस्टर ए अभी उसको बताने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान मिस्टर ए को कोई कॉल आ गई, मिस्टर ए कॉल पे बात करने लग गया। वहीं पे मिस्टर ए का कोई पुराना कस्टमर मिस्टर सी आया, मिस्टर सी ने आगे उसको कहा कि भाई तुम किधर आए हो? उसने कहा कि भाई दुकान, कपड़े खरीदने आया हूँ यहाँ पे दुकान। और मिस्टर ए क्या कर रहा था? वो तो फोन पे बात कर रहा था बेचारा कहीं पे। मिस्टर सी ने उसको कहा कि भाई इस दुकान से बेफिक्र होकर कपड़े ले जा, इसकी दुकान में सारा कपड़ा इंपोर्टेड है। हालांकि उसकी दुकान में क्या था? लोकल कपड़ा था। अब ये कस्टमर कोई उसका कह रहा है इस मिस्टर बी को, जो दुकान कपड़ा खरीदने आया था, कि इसकी दुकान से बेफिक्र होकर कपड़े खरीद के ले जाओ, इसकी दुकान पे कपड़ा कैसा है? इंपोर्टेड है। अब उसने क्या किया? इसके कहने पे इंपोर्टेड कपड़ा वो खरीद कर लेकर चला गया। जब वो लेकर गया उसको पता चला ये तो सारा लोकल कपड़ा है। उसने आगे मिस्टर ए के ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया, भाई तूने फ्रॉड किया मेरे साथ। अब क्या मिस्टर ए ने फ्रॉड किया है? लॉ बीच में आ गया। लॉ कहता है फ्रॉड तब होगा जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपका कपड़ा खरीदने, जब आपने कपड़ा खरीदा था, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था? वो तो मिस्टर ए के साथ हुआ है। लेकिन फ्रॉड आपके साथ किसने किया है? मिस्टर सी ने, क्योंकि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। देखो, जिस बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, अगर वो फ्रॉड करे, या उसका एजेंट फ्रॉड करे, या जिसको उसने कहा हो तो मेरे कहने पे फ्रॉड कर, वो फ्रॉड करे, तो फिर हम कहेंगे इसका इसका फ्रॉड है। यानी कि इस बंदे ने यहाँ पे, अच्छा देखिएगा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? मिस्टर ए का एक एम्प्लॉई है, उसको उसने क्या रखा है, ये जो कपड़ा सारा तूने इंपोर्टर कह के बेचना। अब मिस्टर ई, ये जो मिस्टर कोई एक्स एक्स कह लो, मिस्टर एक्स उसका एम्प्लॉई है, अब ये लोगों को इंपोर्टर कह के बेच रहा है। ये फ्रॉड, किसका फ्रॉड कंसिडर होगा? एक है, ये उसका एजेंट है। यहाँ पे सीएफई के फ्रंट ऑफिस में बैठे हुए लोग फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड किसका है? वो सीएफई के मालिकों का है। अगली बात, हो सकता है मिस्टर ए ने किसी बंदे मिस्टर वाई को रखा हो, उसको कहो कि जब कोई कस्टमर आया करेगा ना, तो मैं फोन मुझे आया करेगा, और तूने आके ना यहाँ पे उस बंदे के पास खड़े होकर क्या करना है कि ये कपड़ा तू बेफिक्र होकर खरीद के ले जा, ये सारा इंपोर्टेड कपड़ा है। अब ये बंदा जो आके वहां पे बात करेगा ना, इसके करीब आके कहेगा, तो ये कौन है? ये उसी की मर्जी से बंदा बैठा हुआ है वहां। जैसे अक्सर लोग होते हैं ये बोलियां लगा रहे होते हैं, बोलियां लगाने वालों ने एक बंदा बीच में रखा होता है कि तूने बोली बढ़ा के रखनी है, रोकने नहीं देनी। जहाँ पे बोली स्टेबल होगी ना, तो 2-4 पे और बढ़ा देना, ताकि बोली आगे चलती रहे। तो ये 2 नंबरी कर रहे होते हैं जो भी है। खैर, तो यहाँ याद रखिएगा, फ्रॉड कब फ्रॉड कब होगा? जब जिस बंदे से आपका, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं ना, मैं आपसे फ्रॉड करूं, किसी और बंदे ने, मैं यहाँ पे क्लास से बाहर गया, किसी ने कहा कि राणा साहब के पास ये लैपटॉप बड़ा जबरदस्त है, आपने उसके कहने पे खरीद लिया, और अगर वो ना खूबियां निकली जो उसने बताई थी, तो मैंने फ्रॉड नहीं किया आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट आपका मेरे साथ है। फ्रॉड वही करता है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। पीछे हमने डिस्कस किया था कॉर्जन, जो मामला है वो, इवन देन कोई जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अलावा भी कॉर्जन किसी और की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजों में, चारों में ऐसे नहीं होता।
बाकी दो पार्टीज का आपस का मामला होता है, खरीदार और जो बेच रहा है। थोड़ा बहुत याद रखोगे ना इस बात को। तो हाँ, तब भी मेरा ही फ्रॉड कंसिडर होगा अगर मैं अपना एम्प्लॉय बढ़ाऊं या मैं किसी को कहूं जो मेरे कहे पे आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा हूं मेरी मर्जी से, तो वो भी मेरा फ्रॉड ही कंसिडर हो। खैर, लेकिन याद रखना कि ये अल्फाज में इसको इग्नोर ना करना। इस कोई थर्ड पार्टी आके आपसे फ्रॉड कर दे, वो फ्रॉड नहीं होता मेरे बच्चे। जैसे वो कस्टमर था, उसने आपको कह दिया, जैसे किसी बच्चे ने, हो सकता है किसी बच्चे ने कह दिया हो कि राणा साहब से पढ़ लो पेपर पास हो जाएगा, है, मैंने तो नहीं कहा आपको, है उस बच्चे ने कहा ना। कल खुदा ना खासा पेपर रहेगा अगर राणा साहब ने फ्रॉड किया हमारे साथ, इन्होंने कहा था, मैंने कहा, मैंने कब कहा था? तो सर वो एक बच्चे ने कहा था, बच्चे को पकड़ो ना भैया, मुझे क्या कह रहे हो? बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अगर वो बच्चा हमने ही छोड़ा हुआ है मार्केट के अंदर कि लोगों को बता के हमसे पढ़ेगा तो पास होगा, है, तो फिर वो हमारा ही फ्रॉड है। ऐसे मेरे बच्चे। तो कौन कौन से एक्ट थे जो फ्रॉड कहलाते हैं? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये एक्ट अगर कोई करे तो वो क्या होगा? वो फ्रॉड होगा। अब देखिए, ये कर कौन रहा हो? वो बंदा खुद जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या उसकी मर्जी से कोई बंदा कोई फ्रॉड कर रहा हो, या उसका एजेंट विद हिज कॉन्विनेंस। कॉन्विनेंस का मतलब क्या है? कोई और कर रहा हो लेकिन इसकी मर्जी शामिल हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अक्सर कोई लोग छोड़ देते हैं, याद रखोगे इस बात को। अब ये कौन कौन से एक्ट हैं याद करें। सबसे पहला एक्ट क्या था? द सुजेशन एज ए फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। क्या मतलब है इसका? जब कोई बंदा किसी से कोई खूबी या खामी पूछे। अब देखो, मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ते हुए क्या दिमाग में रखना है कि आप हो खरीदार, बायर हो, आप हो बायर, और आप सेलर से कोई खूबी या खामी पूछो उस चीज में, जो चीज खरीदने जा रहे हो, कि वो चीज है जिसको आप खरीद रहे हैं, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप खरीद रहे हो। चलो इस तरह कर लो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको चीज का यही पता हो, जो दुकान से खाते हैं चीज कहते हैं उसको। सर अगर एजेंट खुद से कोई बात करे, मतलब फ्रॉड करे, तो क्या एजेंट जिम्मेदार होगा? बेटा देखें, ये है ना चीजें, एजेंसी में भी जाके हम डिस्कस करेंगे। जब आप किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट कर देते हो ना, तो आपने माशाल्लाह सारा पढ़ लिया है। फिर वो एजेंट जो भी हरकत कर रहा हो, वो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार हो। हाँ, अगर उसने एजेंट ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को कह रखा है ये तूने नहीं करना, उसके बावजूद उसने किया हो, वो नुकसान प्रिंसिपल एजेंट से पूरा करवाएगा, लेकिन प्रिंसिपल थर्ड पार्टी की तो जिम्मेदार होगा। इतना तो अब हमें पता चल जाना चाहिए इस लेवल के ऊपर जाके, मेरा ख्याल है। खैर, देखिएगा मेरे बच्चे। अच्छा, इस लाइन को पढ़ते हुए क्या दिमाग में रखना है कि यहाँ पे एक बायर ने आके सेलर को कहा कि सर ये बताइएगा, ये जो आप चीज बेच रहे हो, चलो मान लो कि ये कपड़ा ही है, क्या सर ये कपड़ा इंपोर्टेड है? ये उसने पूछ लिया है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ये चीजें पढ़ोगे उससे पहले एक चीज दिमाग में रखना कि एक रूल है लॉ का कि बायर को खुद एहतियात करनी पड़ती है, सेलर किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो। यानी कि अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, वहां पे खरीदते हुए आपने एहतियात करनी है। अगर उसमें कोई नुक्स है, बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। लॉ के लिहाज से यही है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये शरीयत के लिहाज से ऐसा नहीं होता। शरीयत में आपको जो जब भी कोई चीज बेच रहे हो, उसमें जो खूबी खामी हो, वो खासतौर पर खामियां, वो आपको बता के बेचने की इजाजत है। उसके बगैर नहीं आप बेचेंगे। लेकिन अल्लाह माफ करे, खुद सोचेंगे हम कितना शरीयत पे चल रहे हैं, है? तो खैर, क्या कितना सा चलना चाहिए? आप चलोगे बड़े होके जब सीए कर लोगे इंशाल्लाह, जब सामने बैग भरा हुआ पैसों का पड़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करना है आपको, तो क्या करोगे? मुझे क्या पता क्या करोगे आप? बैग ले लोगे या साइन कर दोगे, या नहीं करोगे? उसको कहोगे बैग उठा के ले जा, उनको कहेंगे उठा लें बैग और वो अलमारी में रख ले। चले खैर वापस आए, और इस लाइन को सीख लो कैसे पढ़ना है। हमने डिस्कस किया कि मैं दुकानदार हूं, मैं कोई चीज बेच रहा हूं। अगर इस ये मान लो कि मैं एसी ही बेच रहा हूं, अगर इस एसी में कोई खूबी है या खामी है, बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कभी भी दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बायर को खुद खुद एहतियात करनी पड़ती है कि वो कोई गलत चीज ना खरीद ले। लेकिन अगर बायर सेलर से पूछ ले और सेलर या तो चुप रहे, अच्छा बायर पूछ भी ले ना, सेलर की बताने की जिम्मेदारी नहीं होती, याद रखें। है, अगर आप, मैं कोई चीज कपड़ा बेच रहा हूं, आप आगे मुझसे कहते हैं सर राणा साहब बताइएगा कपड़ा लोकल है इंपोर्टेड है, बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पूछने में भी बताना जिम्मेदारी नहीं, याद रखिए। है, वैसे तो बड़ी दूर की बात। लेकिन अगर मान लो कि आपने पूछ लिया कि सर बताना इस चीज में कोई नुक्स तो नहीं, और मुझे पता है इस चीज के अंदर नुक्स है फलाना, और आपने कोई खूबी या खामी पूछ ली, सर बताइएगा ये कपड़ा, मैंने तो घर वालों ने कहा कि इंपोर्टेड कपड़ा खरीदना है, सर बताइएगा ये कपड़ा इंपोर्टेड है, या तो मैं चुप रहूं। लेकिन अगर मैं दुकानदार ने बोलना शुरू कर दिया और मैंने गलत बोला, तो ये फ्रॉड है। यानी कि कपड़ा है लोकल, और मैं अब आपको, आपने पूछा सर लोकल है या इंपोर्टेड है, या तो मैं चुप रहूं, वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि सर बेफिक्र होकर खरीद लो, ये इंपोर्टेड ही है, जबकि मुझे पता है ये कपड़ा क्या है, लोकल है।
तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड। जब कोई बंदा आप जो चीज बेच रहे हो उसकी खूबी या खामी पूछ ले, इसको कहते हैं फैक्ट का पूछना। द सुजेशन। तो पहले जब कोई बंदा, आप सेलर हो, जब आपसे जो चीज बेच रहे हो उसकी खूबी या खामी पूछ ले और फिर आपकी बारी शुरू होती है। ये सेलर की तरफ से बातें हो रही हैं। और सेलर क्या करे? उसकी सुजेशन दे। मैं आपको कह रहा हूं सर ये कपड़ा इंपॉर्टेंट है, द सुजेशन एज ए फैक्ट। जो खूबी या खामी आपने पूछी, मैंने उसके ऊपर सुजेशन दिया आपको ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं थी। मैंने आपको कहा ये कपड़ा इंपोर्टेड है। मैंने ये फैक्ट आपको क्या बताया? सजेशन दी कि सर ये कपड़ा क्या है? इंपोर्टेड है, जो कि सही नहीं है, बाय वन। और ये सजेशन भी कौन दे रहा है? बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और जो आपको कह रहा है कि ये कपड़ा क्या है? इंपोर्टेड है, उसको भी पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच नहीं है। तो ये फ्रॉड हो। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन अगर आप मुझसे आपको कोई चीज पूछते हो, सर बताना ये कपड़ा लोकल है या इंपोर्टेड है, अगर मैं बोल पड़ू और मुझे लग रहा है ये कपड़ा इंपोर्टेड ही है, और मैं आपको कहता हूं सर बेफिक्र होकर खरीद ले, ये कपड़ा इंपोर्टेड ही है, मुझे लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, अब क्या है? लेकिन है वो लोकल, अब क्या है? अब ये मिसरिप्रेजेंटेशन। याद रखोगे इस बात को। यानी कि फ्रॉड कब होगा? जब कोई बंदा आपसे किसी चीज की खूबी या खामी पूछे। अब होता है ना, जब आप ईद के ऊपर इंशाल्लाह आई गई ईद भी, हम कुर्बानी की ईद की बात कर रहे हैं, जो 5 मार्च को होगी, नहीं उस दिन तो पेपर है, तो कुर्बानी की ईद किस दिन है? रिजल्ट कब आएगा? कुर्बानी किस चीज की? ख्वाहिशात की। ख्वाहिशात को बंद करो, अपने पेपर्स पे फोकस करो, इस चीज की कुर्बानी। आपको लगा ओ माशाल्लाह मैंने तो बड़ी थोड़ी सी मेहनत की थी, पास कर लिया मैंने पेपर। अच्छा, ये कई बच्चे बड़े बेशर्म होते हैं, जब वो उन्होंने पेपर पास कर लिया ना, कोई उनका दोस्त कहते हैं यार देख तेरी तो किस्मत अच्छी है, तूने थोड़ी सी मेहनत की थी। वो कहा किसने थोड़ी सी मेहनत की थी? मैंने इतना पढ़ा, तू कह रहा थोड़ी सी मेहनत की थी। अच्छा, कई लोगों को बुरा लगता है इस ये बात कहना कि तूने थोड़ी सी मेहनत की थी। वो कह रहा कि नहीं नहीं मैंने बहुत मेहनत की थी, तू ये क्यों नहीं कह रहा? अगली दफा जब फेल होता है ना, फिर उसको कहते हैं हाँ तूने तो बहुत मेहनत की थी। अब क्या हो? तो बंदा औकात में रह के रहे तो बेहतर होता। खैर कोई बात। 29 को भैया, ले खैर वापस आओ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से एक्ट हैं जो फ्रॉड कहलाते हैं। हमने कहा कि अगर आप दुकानदार हो, हम अच्छा वो करवाने की बात कर रहे थे, आप बकरा लेने के लिए वहां पे गए मंडी, तो मोस्टली लोग वो दोंदे जानवर खरीदते हैं, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। अब मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास जानवर है और मुझे पता है कि ये दोंदा नहीं है, और मैंने क्या किया, आपको इतना पता नहीं है, या हो सकता है मैंने दांत खुद तोड़ रखा हो, है? ये भी है, ये को पढ़ेंगे, एक्टिव कंसीलमेंट में आ जाता है। खैर अब चलो, मैंने दांत नहीं तोड़ा हुआ, लेकिन बहरहाल मुझे पता है ये दोंदा नहीं है। और आके आपने पूछा सर बताना क्योंकि दोंदा जानवर खरीदना है करवाने के लिए, तो बताना ये दोंदा है। अब मैं आपको कहता हूँ सर बेफिक्र होकर खरीद लो, ये दोंदा है। अब देखो, अब आपने जब पूछ लिया ना, उसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया, उस वक्त ये लाइन शुरू हुई। मैंने आपको सजेशन दी कि सर ये जानवर क्या है? दोंदा है। और जो मैं बोल रहा था वो सच नहीं था, और जो बोल रहा था बंदा उसको भी पूरा यकीन है जो मैं बोल रहा हूँ सच नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? फ्रॉड कर। अब घर वाले आपको कहते हैं कि सर बताओ आपके कैफ के कितने पेपर पास हो गए। अब घर वालों ने फैक्ट पूछ लिया, कोई खूबी पूछ ली है, अब फ्रॉड आपकी तरफ से शुरू होने जा रहा है। यहां से लाइन शुरू करनी। आपने सुजेशन दी, उनको बताया कि मेरा कैफ का सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, और बता जो कि सही नहीं था, और बताने वाले को भी पता था कि मैं जो बोल रहा हूँ सच नहीं। तो आप घर वालों के साथ क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा, बेहतर नहीं कि चुप ही रहते, चुप ही रहते। अच्छा, अगली बात, घर वालों को आपने कहा कि बातचीत शुरू करो, मेरा कैफ हो गया। अभी आपके पेपर रहते थे कैफ, और आपने क्या कह दिया? अच्छा देखो, ये है वो सीए का स्टूडेंट, इसने घर वालों को कहा कि सर वो घर वालों जरा बातचीत चलाओ आगे। उन्होंने क्या कर दिया? किसी लड़की वालों से बातचीत चलानी शुरू कर दी। अब इन्होंने घर वालों ने पूछा भाई बातचीत तो चलाएंगे, बता तो सही तेरा ये कहां तक पहुंच गया। इसने कहा कि मेरा कैफ क्वालिफाई है, आर्टिकल चल रहे हैं, जबकि उसके अभी कैफ के, अज्यूम कर लो अभी कैफ के उसके 4 पेपर पास हुए थे, 4 भी रहते थे। अच्छा, घर वालों को इसने बोल दिया। अच्छा, ये इसको पता था मेरे 4 पास है, 4 रहते हैं, एक सिचुएशन यहाँ पे, एक सिचुएशन 1 यहाँ पे है। अच्छा, दूसरा, घर वालों ने अब वो लड़की वालों को बता रहे हैं कि हमारे बच्चे का कैफ पास है और वो आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो रिश्ते की बात चला रहे हैं। एक सिचुएशन ये है। मुझे ये बताओ, सिचुएशन 1 में फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन? सिचुएशन में 2 में फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि उनको तो जो बताया वही बता रहे हैं, उनको तो लग रहा है जो हम बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन उनको नहीं पता कि बेशरम बच्चा जो आपने छोड़ रखा है वहां पे लाहौर में, वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। सबसे बड़ा मैं कह रहा हूं कमबख्ती है जब हम अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं इस सिलसिले में। मादरत के साथ, अगर अभी तक हमने बोला हो तो उसको सही कर लो।
सही कर लो उसको, बता दो घर वालों को ताकि वो दुआएं करें। आप लोगों को तो कैफ पास हो तो उनको दुआएं करते नहीं आपके कैफ के लिए। तो बेटा दूसरा ये अगली बातें देखिएगा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अच्छा, अगर कोई चीज आप बेच रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसको छुपाना नहीं आपने। अगर आपने छुपा दिया तो मेरे बच्चे ये भी फ्रॉड है। देखो ये लॉ ने ये तो जिम्मेदारी बायर पे डाली है ना, बायर चीज को खरीदते हुए खुद एहतियात करेगा, जो सेलर है उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो चीज बेच रहे हो अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को आपने छुपाना नहीं, बायर को चेक करने दो। लेकिन अगर आपने कोई डिफेक्ट छुपा दिया, कहीं से कोई टूटा हुआ था, एक होता सही करवा देना, एक होता उसको छुपा देना। मैंने अगर छुपा दिया तो मेरे बच्चे ये क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉड कर रहा हूं। जैसे हमने डिस्कस किया था, लोग कपड़ा बेच रहे होते हैं और कपड़ा बेच रहे जहां पे छेद होता है वहां पे हाथ रख लेते हो, आपको दिखा रहे होते हैं, सर देखो ये ऐसे ऐसे करके दिखा रहे। तो मेरे बच्चे उसने वो हाथ छोड़ा ही नहीं उसने वहां से, है जैसे हमने डिस्कस किया था फलों के ऊपर क्या कर देते हैं, जहां से कीड़ा निकल के सलाम कर रहा हो उसको कहते हैं नीचे जाओ, ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो अब वो क्या है, अब लोगों को बेच रहे हैं कि स्टिकर वाला फल, और हमने डिस्कस किया था हम तो ज्यादा खरीदते हैं कि स्टिकर वाला स्पेशल कंपनी का बना हुआ। हाँ, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं करनी, खुद जानबूझ के नहीं करना। और यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल भी दी थी, है मान लो कि कोई रिश्ते वाला कोई आया आपको देखने के लिए और खुदा ना खासा टांग में थोड़ा सा फर्क है और आपने एक ऊंचा जूता पहन लिया है, तो ये क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट है। और खुदा ना खासा कोई रिश्ते वाली को देखने गए हो और उसने टका के मेकअप कर रखा है, तो भैया ये भी क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट है। जेन्युइन बात है यार, जो भी है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैं बताऊँ ना ये चीजें हैं, आपने भी चवल नहीं मारनी और अगलों को भी एहतियात करनी चाहिए। क्या बेटा तुझे पहले वो भी पता नहीं कैसे मिली होगी तो केस के चक्कर में नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, गोली मारे इधर आओ, देखिएगा मेरे बच्चे। तो एक्टिव कंसीलमेंट की समझ आ रही है आपको कि जानबूझ के कोई फैक्ट छुपाना, ऐसे होता है ना बेटा कहते हैं कि इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। अच्छा, इसको क्या होता है कि जब आप वादा कर रहे हो किसी के साथ, वादा करते वक्त ही आपको पता हो कि मैंने वादा पूरा नहीं करना, ये भी फ्रॉड होता है मेरे। अगर तो देखो, एक तो होता है कि जब आप वादा कर रहे हो उस वक्त तो आपकी कोई नियत नहीं कि मैं वादा पूरा नहीं करूंगा, बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सके, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब वादा करते वक्त ही आपको पता हो मैंने वादा पूरा नहीं करना, जैसे आप लोग ने यहाँ पे एडमिशन कराया, आपकी इंस्टॉलमेंट थी, है आपने कहा कि 2000 अभी जमा कराऊंगा, बाकी मैं कराऊंगा ईद के बाद आगे, है आपने वादा कर लिया और आपको पता कि ढूंढते रहोगे ईद के बाद आप मुझे, है जिसका मतलब क्या, आप फ्रॉड कर रहे हो। बात समझ आ रही कि नहीं। तो वादा करते वक्त ही अगर कोई बंदा उसको लगाओ कि मैंने वादा पूरा नहीं करना, उसके बाद फिटर टू डिसीव, उसके बाद हमने डिस्कस किया और बड़े सारे एक्ट हैं जो फिटर टू डिसीव है। जैसे अभी एक बच्चा, मैंने उस दिन डिस्कस किया था, एक बच्चे को कॉल आई कि भैया तेरा दोस्त है यहाँ पे हमने थाने में बैठा रखा है, हाँ तो 35,000 रुपया ट्रांसफर कर, उसने कर भी दिया बेचारे ने, तब छोड़ेंगे उसको। वो भी रो रहा था कि मैं, मेरे अब्बे को ना पता चले मुझे छुड़वा ले, हैं तो उसने कहा कि उसकी आवाज भी मेरे दोस्त जैसी ही थी, है तो जो भी है बंदा थोड़ा सा एहतियात करेगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत एहतियात करने की जरूरत है आज के दौर में। मैं इसलिए बच्चों को कह रहा हूँ, घर से भी कॉल आ जाए ना, बेटा कोई इतने पैसे भेज दे, उसको कह के मैं आके दूंगा, ऑनलाइन ट्रांसफर ना करो, जो मर्जी हो, घर वालों को भी ना करो भैया, कोई मसला नहीं, 100 तहकीकात करो, है उसके बाद जाके ट्रांसफर करो। नहीं तो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन, सारी आपकी इंफॉर्मेशन सब बाहर है, दुनिया को पता है। मैं बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ की कॉल आपको आई थी, है क्या आपकी औकात है कि आपका नंबर नवाज शरीफ तक जाए, है तो बेटा आप किसने दिया था नवाज शरीफ को नंबर आपका। अब आप कहेंगे सर वो तो सॉफ्टवेयर ने की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो किसी ने नंबर दिया है ना, तो नंबर चलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन चलेगी और बथेरा डाटा है आपका सारा उन्हीं के पास, बिका हुआ डाटा सर आपका। उसमें सर्टेन एक्ट्स और ओमिशन। अच्छा, सर्टेन एक्ट्स और ओमिशन में क्या रखा हुआ, कुछ ऐसे एक्ट और ओमिशन है जो कानून ने कह दिया अगर ये काम आपने किए तो फ्रॉड, ये ना किए तो फ्रॉड। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी में अगर कोई डिफेक्ट होना वो बताना होता है मेरे बच्चे, वो आप छुपा नहीं सकते, वो ना भी वो कोई पूछे तब भी आपने बताना होता है। नहीं, वो प्रॉपर्टी लोगों ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं उसमें। फिर हमने डिस्कस किया था सर क्या खामोशी भी फ्रॉड होती है, लॉ ने कहा था नहीं खामोशी फ्रॉड नहीं होती, साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। हाँ, दो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, दो सिचुएशन में खामोशी भी क्या होगी, फ्रॉड। देखो अगर कोई बंदा किसी से कोई चीज पूछता है, आप चुप रहो, यही तो हम पढ़ रहे थे, चुप रहो। मैं कोई चीज बेच रहा हूं उसमें 100 खराबियां हैं, आप मुझे कहते हो सर अगर हम आपसे लॉ पढ़ते हैं क्या बताएं, आप टेस्ट लेंगे सर, आप क्या बताएं सिलेबस खत्म फलानी तारीख तक खत्म करवा देंगे सर, उसके बाद आप रिवीजन करवाएंगे, मुझे पता मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैं चुप करके बैठा रहा हूं। अगर मुझे पता ये सारा मैंने काम नहीं करना, उसके बावजूद मैंने बोल दिया मैं करूंगा, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, फ्रॉड कर। तो यहां पे क्या हुआ, अगर तो मेरे बच्चे कोई बंदा कुछ पूछे चुप रहो, लेकिन मेरे बच्चे दो जगहों पे अगर आप चुप ही रहे ना, ये पेपर में पूछेगा अलग से, दो जगह ऐसी हैं जहां पे अगर आप चुप रहे तो क्या होगा, फ्रॉड ही कंसीडर हो। वो दो जगह कौन सी हैं, जहां पे जो पार्टी आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके साथ आपका फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो,
अब बच्चे पूछते सर भरोसे का ताल्लुक क्या है, वो पीछे पढ़ के नहीं आए अभी आप अंडर इन्फ्लुएंस में। वहां पे जो दूसरी कैटेगरी थी फिडुशियल रिलेशनशिप वाली है, जिसमें कोई वो था, लॉयर था, वकील था, वो टीचर स्टूडेंट है, या वालदेन थे, बच्चे फिडुशियल रिलेशनशिप, जहाँ पे यानी कि आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी ताल्लुक वाला बंदा हो। हाँ फ्योंसी भी रख ले भैया, तो फिडुशियल रिलेशन, हाँ तो ये भी सही है, जो भी वहाँ पे फिडुशियल रिलेशनशिप के एग्जाम्पल दे रखे हैं उसने। है एक कंपनी, उसके डायरेक्टर फिडुशियल रिलेशनशिप होता है, जो भी आपस में जो आपके एजेंट होते हैं ना, एजेंट भी आपको फिडुशियल रिलेशनशिप में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, जब कोई, अब देखो ना, अज्यूम कर लो कि हमारा कोई सीएफए का कोई टीचर मेन छोड़ के जा रहा है, तो हमारे जो फ्रंट ऑफिस वाले ना, उनमें से कोई बंदा आया, उसने कहा कि सर वो फलाना टीचर क्या हमें छोड़ रहा है। वो छोड़ रहा था, हमने कहा कि नहीं 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 छोड़ रहा। अब यहाँ पे हम मेरे बच्चे फ्रॉड ही कर रहे हैं, जो मर्जी हो, हमें पता था ना, उसको हमें उसको बताना चाहिए था। है अगर चले ये कुछ और हो जाएगा, इसको इसको वापस करो, इसको भी मिटा दो, ये कुछ और मामला, वो सारा कहानी बनानी पड़ेगी, गोली मार तो क्या होगा, अगर किसी के साथ आपका फिडुशियल रिलेशनशिप हो, तो वो कोई चीज पूछे तो मेरे बच्चे आपने लाजमी बतानी है। अगर वहां पे खामोश रहे तो वो क्या होगा, फ्रॉड कंसिडर होगा। और जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, और किधर गया, ये मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी का भतीजा है। उसने कहा था चाचा ये बताना ये चावल नए हैं या पुराने हैं, तो उसने पुराने चावल खरीदने थे, तो चाचा चुप करके बैठा हुआ है। तो लॉ कहता है कि अगर ये तेरा भतीजा था, कोई ताल्लुक था इसके साथ, तो तेरा खामोश रहना क्या है, ये फ्रॉड है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि बात का, चलो मान लो कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो हमने डिस्कस किया था बात का, तो खामोशी बोलने के मुतरादफ होती है। स्पीच सॉरी साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, और लेकिन वो हमने डिस्कस किया था बनानी पड़ेगी आप। देखो मिस्टर ए ने आके मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी जरा बताना ये चावल नए हैं या पुराने हैं, क्योंकि घर वालों ने क्या है, पुराने खरीद रहे हैं। तो वो चुप करके बैठा हुआ, उसको पता है ये सारे पुराने हैं नए हैं, वो चुप करके बैठा हुआ, बोलूंगा तो इसने खरीदने को नहीं, चुप ही रहो। अब उसने दोबारा पूछा सर बता दो ये चावल पुराने हैं या नहीं, वो चुप करके बैठा हुआ। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझे बता दें ये चावल पुराने हैं या नए हैं, अगर आप चुप ही रहे मैं समझूंगा ये चावल पुराने हैं। अब यहाँ पे आपने उसकी खामोशी को बोलने के बराबर कर दिया। अब भी अगर वो चुप ही रहता है तो मेरे बच्चे समझ लो ये चावल क्या है, पुराने, और वो खरीद के चला जाए। अब अगर वो पुराने ना निकले तो इसके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकता है। याद रखोगे इस बात को। दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे खामोशी क्या होगी, फ्रॉड के बराबर, जहां पे फिडुशियल रिलेशनशिप हो और दूसरा खामोशी बोलने के बराबर हो। अब उसके बाद मेरे बच्चे एक और चीज दिमाग में रखिएगा, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया था कि फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा एग्रीमेंट के ऊपर, वॉइडेबल होगा। अग्रीड पार्टी के लिहाज से क्या होगा, वॉइडेबल, चाहे तो खत्म कर दे, बात का हमारे साथ फ्रॉड होता है, लेकिन हमारा काम चल जाता है उस चीज से, जो भी हमने खरीदी होती है फ्रॉड तो हो जाता है, लेकिन उससे चीज हमारा काम बन जाता है, हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम क्या इसको खत्म करें। इससे मतलब आपको अवॉइडेबल का ऑप्शन था, लेकिन आप उसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एक और चीज भी थी, जब आपके साथ फ्रॉड हो, आप एक और रेमेडी भी आपके लिए, रेमेडी ये देखो, एक लफ्ज होता है रेमेडीज, हमने डिस्कस किया। रेमेडीज क्या होते हैं, मजलूम पार्टी के पास जिसने आपके साथ कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किया, उसके खिलाफ जो जो ऑप्शन होते हैं उसके लिए रेमेडी होते हैं। एक तो डैमेजेस भी आपको मिलेंगे फ्रॉड में, एक और रेमेडी भी आपके लिए, एक और ऑप्शन भी है। आप चाहे तो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, आप उसको कह सकते हो सर मुझे इससे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे वही चीज लेकर दें जिस चीज में इसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, ताकि मैं उसी सिचुएशन में दोबारा चले जाऊं जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये भी कर सकते हो, यानी कि फ्रॉड के अंदर आप पैसे भी मिल सकते हैं आपको, आप चाहे तो वो चीज जिसमें फ्रॉड किया है, जो 2 नंबर चीज आपको बेची है, उसी के ऊपर इंसिस्ट कर सकते हो, सर वही चीज मुझे ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे एक्सेप्शन टू अवॉइडेबिलिटी बहुत अहम है। दो यहाँ पे सिचुएशन बता रखे हैं, पहले तो ज्यादा हुआ करती थी, 5 सिचुएशन हुआ करती थी, लेकिन अब बाकी निकाल दी सिलेबस में से, अब 2 रह गई यहाँ पे। कि 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे आपके साथ फ्रॉड बाहिर लग रहा है कि हुआ है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉड हुआ ही नहीं आपके साथ। जस्ट एग्जाम्पल, जब आप कोई जाके किसी से कोई चीज पूछो कि सर ये बताओ ये चीज इसमें ये खूबी या खामी है कि नहीं, अगर वो तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन आपको चेक करने का पूरा मौका दिया। देखो 2 चीजें हैं, जब एक जस्ट एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी को कहा बताना ये चावल नए हैं या पुराने हैं, अब वो चुप करके बैठा हुआ, बोलना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो चुप करके बैठा हुआ। इसने उसको बोलने, उसकी खामोशी को बोलने के मुतरादिफ ने भी किया, वो सिचुएशन लेते रखो। इसने कहा कि सर बता दो ये चावल नए हैं या पुराने हैं, वो नहीं बता रहा। इसने क्या किया, चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने कहा कि हाथ नहीं लगाना, बता भी नहीं रहा, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, ये फ्रॉड करना। लेकिन मेरे बच्चे अगर मान लो कि उसने उसको रोका ना हो, उसको चेक करने का पूरा तसल्ली, जैसे तसल्ली करना चाहता हो कर लो, लेकिन खुद नहीं बता रहा और इसे तसल्ली करके उस चीज को खरीदा, तो याद रखना ये फ्रॉड नहीं है। अब अगर चीज खरीद कर लेकर चले जाओ, वो चीज ना निकले जो जिस नियत से आपने खरीदी थी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपके पास वॉइडेबल का ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको याद करें क्लास में एक एग्जांपल दी थी, एक दोस्त था, उससे किसी और बंदे ने गाड़ी खरीदी थी, और उसने गाड़ी खरीदने से पहले उससे वो गाड़ी उसको कहा था चेक करना चाह रहा हूँ, उसने उसको गाड़ी दी, तसल्ली की थी 2-4 दिन चला के।
लेकिन बाद में फिर जब वो गाड़ी खरीद की कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ दिनों के बाद वो आया कि भाई इसका गाड़ी का तो मेजर एक्सीडेंट हुआ है, इसने उल्टे बातें खाई हुई, जैसे हमने डिस्कस किया था, उसकी छत डैमेज थी, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते नहीं है? भैया उसने नहीं बताया, बताना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन चीज आपने चेक करके दी। जब चेक करके कोई चीज लो तो मेरे बच्चे उसके बाद अगर चाहे वो आपके साथ कोई वो जो फीचर आपने सोचे हो ना भी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जहां पे कोई बंदा आपसे बोलकर फ्रॉड कर रहा हो, आप बोला हुआ सुने ना, और कोई बंदा लिखकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, लिखा हुआ पढ़े ना, ये भी फ्रॉड नहीं है। अब जैसे याद करें हमने, चले आप शायद आप में से कोई बच्चा कंपनी लॉ पढ़ रहा हो, पढ़ रहा कोई कंपनी लॉ? चले नहीं, सारे बच्चे नहीं ना पढ़ रहे, बाकी तो नहीं पढ़ रहे मेरा ख्याल। चले अज्यूम कर लेते हैं, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। याद है, चले जिन बच्चों को पता है थोड़ा सा, एक कंपनी क्या करती थी, लोगों को इनवाइट करती थी, आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। जब लोगों को इनवाइट करती थी, किसके जरिए करती थी? प्रोस्पेक्टस के जरिए, प्रोस्पेक्टस के जरिए। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में ना इन्होंने कंपनी की सिर्फ तारीफें कर रखी हैं, ऐसी तारीफें जो कंपनी में खूबियां हैं ही नहीं, प्रॉफिट ज्यादा करके बता रखा है, सब ज्यादा करके दिखा रखे हैं उसने, तो ऐसी चीजें बताई हुई है प्रोस्पेक्टस के अंदर। और इन लोगों के सामने एक्चुअली ये प्रोस्पेक्टस में गलत बयानी कर रही है कंपनी जानबूझ के, वो क्या करने जा रही है? फ्रॉड, फ्रॉड करने जा रही है। लेकिन इनमें से ना मिस्टर ए ने इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ा ही नहीं। कंपनी ने शेयर ऑफर किए, प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके जरिए शेयर ऑफर किए, और इस बंदे ने डायरेक्टली जाके शेयर खरीद लिया कंपनी से बगैर प्रोस्पेक्टस पढ़े हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर ए के साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, तो कहते हैं फ्रॉड नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ के खरीदा, इनके साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि उस प्रोस्पेक्टस में जो लिखा था वो फ्रॉड था। एक बंदे ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही ना हो, उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। यानी कि एक बंदा लिख के फ्रॉड कर रहा है आपसे, आप उसका लिखा हुआ पढ़ ही नहीं रहे। या हमने डिस्कस किया था, कोई बंदा बोल के फ्रॉड कर रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त आप मेरा बोला हुआ सुन ही नहीं रहे हैं, आपने मेरे आप तक मेरी आवाज ही नहीं गई, या शोर शराबा था, या हो सकता है आप कहीं पे बिजी थे। तो मैं बोल तो फ्रॉड रहा था, लेकिन आप उसने सुने नहीं, उसके बाद कहा कि ये चीज दे दें सर, पैक कर दें, तो मेरा बोला हुआ तो सुने नहीं। अब आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। याद रखो कि मैं कर रहा था, कोशिश मैंने की, लेकिन आपने मेरी कोशिश को सुना ही नहीं। अच्छा, याद करें हमने एग्जांपल ली थी कि हमने डिस्कस किया था कि एक थोड़ा अनसाउंड माइंड है, आई कैप का सवाल भी था इस तरह का, तो घोड़ा अनसाउंड माइंड है। तो यहाँ पे इसके जो मालिक ने इस घोड़े को बेचने के लिए किसी वेटरनरी डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बना के लगा दिया कि घोड़ा साउंड माइंड है। तो वो सर्टिफिकेट के जरिए क्या कर रहा था? लोगों को धोखा दे रहा था, फ्रॉड था उसके अंदर, क्योंकि घोड़ा तो अनसाउंड माइंड था। अब यहाँ पे एक बंदा आया, उसने घोड़ा खरीदना था, वो आया, उसने वो जो वहां पे नोटिस लगा हुआ था ना, जो वहां पे नोटिस लगा हुआ था, उस नोटिस को नोटिस ही नहीं किया, और उसने घोड़े को देखा, घोड़ा उसको पसंद आया, उसने खरीद लिया। अब क्या उस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है? लोग कहते नहीं, उसे अगर तो वो नोटिस पे भरोसा करके खरीदता फिर तो उसके साथ फ्रॉड था, लेकिन नोटिस तो उसने पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अब वैसे भी ये दोनों सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है ना, इसमें यूनिलेटरल मिस्टेक होती है, वैसे देखा जाए है। जब एक पार्टी गलती करे तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे वैलिड होता है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सोच सकते हैं। बात समझ आ रही है कुछ? बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं उसको कहता हूँ वो शेयर कर देगा उसका लिंक, अगर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया होगा, यूट्यूब की कर देगा, नहीं तो उसका जूम क्लास की लिंक ही शेयर कर देगा, कर देगा अभी। इसको करके फिर ब्रेक करते हैं 5-7 मिनट। ये सबसे बड़ा चैप्टर था, उसके बाद तो आपको पता जिस तरह होना है वो आपको पता है माशाल्लाह। कल हमारी क्लास इंशाल्लाह इस पर शेड्यूल होगी 9 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि देखिए हमने 5 दिन इसके लिए मैंने स्पेशल इसीलिए रखा था ताकि इसके शुरू वाले चैप्टर थोड़ा सा धीमे, आगे आप कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं वो बोलते जाओ और आगे चलते जाओ, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज उस तरह की नहीं है, ये कुछ टेक्निकल एरियाज है। अभी भी इंशाल्लाह अभी आज हमारा जो जितना टाइम रहता है उस लिहाज से 5-6 तो हो जाएंगे बड़ी आसानी से, 5 बार तो कुछ भी नहीं है ना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6 तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन 2 दिन में उसके बाद जो तीसरा दिन होगा वो बड़ा डिसीजिव होगा, उसमें हमने देखना है कि कहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे कम से कम 2 दिन तो एटलीस्ट चाहिए होंगे जो लास्ट एरिया है उसको कवर करने के लिए, जो पार्टनरशिप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बाकी एरिया, बहुत से सवाल तो हो जाएगा बड़ी आसानी से इंशाल्लाह। टेंशन तो है, टेंशन है, फरवरी है, पहले 29 दिन है। नहीं बेटा जरा देखिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, मेरा ख्याल है मिस रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ तो ली, पता तो चल गया। जब कोई बंदा झूठ बोल रहा हो लेकिन अनजाने में, और झूठ बोलने वाले को भी ना पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली झूठ तो बोल रहा है वो, धोखा तो दे रहा है, चाहे अनजाने में धोखा दे रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। ये ऊपर मैंने इसीलिए दोनों इकट्ठे कवर कर दिए थे। अब मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करता है, कोई बंदा कोई कहता है द पॉजिटिव असर्शन, असर्शन मतलब होता है स्टेटमेंट, जब कोई बंदा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हो इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि एक बंदा किसी चीज के बारे में पॉजिटिव असर्शन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, सर ये चावल खरीद लो ये पुराने,
इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। और वो बंदा, उस बंदे ने उस चावलों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की, उसको पता ही नहीं, उससे थोड़ी सी तहकीक कर लेता तो उसको पता चल जाता मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है। लेकिन उसने बगैर तहकीक किए हुए क्या कर दिया, उसके चावलों के बारे में स्टेटमेंट दे दी, ये चावल क्या है, ये पुराने हैं। जैसे कोई बंदा कह ही देता ना, कोई चीज है ये, चलो ये बेफिक्र होकर खरीद लो, इसमें ये खूबी है, हालांकि थोड़ा सा पता कर लेता ना उसमें वो खूबी थी नहीं। तो यहाँ पे ये उसको लग रहा है, उसको लग रहा है, लेकिन है नहीं उसमें, लग रहा है उसको, ये नहीं कि वो झूठ बोल, उसको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको लग रहा है इसमें। दूसरा मेरे बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, यानी कि जब कोई काम कर रहे हो ना, उस काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो ना, मैं यहाँ पे आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, अब मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ गलत, आपको है गलत पढ़ाया जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ। भाई अगर मैं टीचर हूँ, मेरी ड्यूटी है कि नहीं, मैं चीजों की तहकीक करूँ, है अच्छी तरह उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँ, फिर उसके बाद पढ़ाऊँ। है और मैंने क्या किया माशाल्लाह, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ और बोल सकता हूँ, तो आगे लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया। कल मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, क्यों, मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे बच्चे इससे शायद मैं क्या कराऊंगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ये अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे शायद मैं अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरी नहीं कर रहा, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। यह हमने डिस्कस किया था, याद रखना कि यहाँ पे आप किसी को मासूमियत में किसी चीज के बारे में कायल कर लेते हैं, किसी चीज के बारे में कायल कर लेते हो, सर ये चीज खरीदो, इसमें ये खूबियां होते हैं ना, लोग कहते हैं सर इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और आपको लग रहा है, लेकिन मासूमियत में, इनोसेंटली, जानबूझ के नहीं, ये नहीं कि आपको पता है उसमें है नहीं ये खूबियां, फिर तो आप मक्कार हुए ना। है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इनोसेंटली। आपका लफ्ज मतलब आप भी होते, जिस बंदे भी कर रहा हो, आपने ये कहा सर अच्छी बात है, एक पढ़ने आ गए हम आपके पास, ऊपर से आप मक्कार भी हैं, तो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे मकार तो आप छोटी छोटी मकानियां तो करते हैं, मासूम मकानियां। लो बेटा, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो तो इफेक्ट क्या होगा एग्रीमेंट के ऊपर, वॉइडेबल है। उसी तरह अगेन यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस कर सकते हो, सेम उसी तरह। बाकी सब कुछ फ्रॉड है, सिर्फ फ्रॉड की तरह है। आ जाके रौला किस चीज का, इंटेंशन का। वहां पे जानबूझ के फ्रॉड किया था, यहाँ पे अनजाने में फ्रॉड कर रहे हैं। और एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी उसी तरह, यानी कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी में क्या है, यहाँ पे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द कंसर्न वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द पार्टी हु कंसर्न। कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि अगर कोई बंदा आपसे मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन आपको भी उस चीज को चेक करने का पूरा मौका दे रहा है, वही बात, वही जो ऊपर वाले दो थे। और अगर किसी बंदे ने आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन की हो बोलकर या लिखकर, और आपने बोली हुई सुनी ना हो, लिखी हुई पढ़ी ना हो, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन, वही सेम बातें दोबारा। और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन फर्क क्या है, नीयत का। फ्रॉड में नीयत होती है धोखा देने की, यहाँ पे धोखा यहाँ पर भी है, याद रखना, लेकिन बगैर नीयत के। और यहाँ पे रेमेडीज क्या है, रेमेडीज का मतलब मैंने क्या बोला था, ऑप्शंस, यानी कि मजलूम पार्टी के पास, जो जालिम पार्टी के खिलाफ जिसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, उसके खिलाफ जो ऑप्शंस होते हैं उसको रेमेडीज कहते हैं। कहता है कि फ्रॉड में रेमेडीज क्या होती है बेटा, ये सिविल रॉन्ग भी है और ये क्रिमिनल भी है, वैसे तो पढ़ेंगे आगे जाके। और इसमें अग्रीड पार्टी को क्या मिलेंगे, डैमेजेस भी मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन है। और एक और भी है वैसे, इसको वो भी लिखना चाहिए, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकता है, ये भी रेमेडी है। और तीसरे नंबर मिस रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे अग्रीड पार्टी को क्या मिलेंगे, डैमेजेस जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे होंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। देखो दोबारा सुन लो, रेमेडीज दोनों में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो दोनों में है। फ्रॉड में डैमेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन में जो डैमेजेस है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस दोनों में है, वो तो इसलिए वो डिफरेंस बता रहे ना, इसलिए उसने रखा नहीं, लेकिन रेमेडी वो भी है। अगर खाली कोई पूछ रहे फ्रॉड में रेमेडीज क्या होती है, तो मेरे बच्चे खाली फ्रॉड की रेमेडीज पूछे, फिर 3 लिखनी है आपने, कि वो क्या कर सकता है, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। याद रखोगे इस बात को। तो बेटा इंशाल्लाह अभी हम इकट्ठे होंगे, 12 बजे पूरे 12। टाइम क्या हो गया, 11:40 से ऊपर हो गया। ठीक हो गया। ले बेटा, जब वो मिस्टेक, अब हमारा आखिरी वो है फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। तो मिस्टेक को वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं, लेकिन मैं वैसे अल्फाजों में आपको बता देता हूँ कि मिस्टेक होती किसकी है। हमने डिस्कस किया था कि जब किसी चीज़ के बारे में हमारा गलत अकीदा हो, गलत राय होती है, वो हमारी मिस्टेक होती है। जैसे हमने डिस्कस एरोनियस बिलीफ जो भी है, जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था कि आपको लग रहा था सीए बड़ा आसान है, इसको जाएंगे फड़का के आ जाएंगे, हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आए आपको लगा कि भैया यहाँ पे हम खुद फड़क रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिस्टेक हुई। अब आप अक्सर दोस्तों को कहते हो ना, जब मुझसे मिस्टेक होगी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सीए के बारे में जो बिलीव था वो क्या था, वो गलत था। है खैर, ये तो वैसे मजाक के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, मिस्टेक किसी भी चीज के बारे में जो गलत राय हो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको लग रहा हो कि जाओ फलाने बंदे के पास पढ़ लो, वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवा देगा, तो आपको लगेगा यार वहां पे तो पहले ही 2 3 अटेम्प्ट वाले बैठे हुए जो उसी से पढ़ के बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, शायद मैं भी मिस्टेक कर बैठा हूँ।
तो मतलब जब भी किसी चीज के बारे में कोई भी गलत राय हो, आपको लग रहा हो कि शुभ शुभ सरकार शुभ शुभ करके बंदे को तंदुरुस्त कर देती है, अब आपको लग रहा है आप गए, आपने उसे शुभ शुभ करवाई भी लेकिन नहीं काम बना, तो इसका मतलब आपकी क्या थी, मिस्टेक थी, है? तो मिस्टेक क्या है, किसी भी चीज के बारे में कोई भी जो हमारी गलत राय हो जाए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो जब भी हम कोई बच्चा होता है ना, कई बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, वो सुपरमैन के इस तरह के वो जो कार्टून वगैरह देखते हैं, वो क्या करते हैं, खुद किसी दीवार से छत से छलांग लगा देते हैं कि सुपरमैन आएगा हमें बचा लेगा, है? लेकिन वो जब नीचे जाके गिरते हैं उनको पता चलता है हमने तो मिस्टेक कर दी, या सुपरमैन तो आता ही को नहीं। तो कहने का ये मतलब किसी भी चीज के बारे में गलत रहा है वो क्या है, मिस्टेक होती। अब देखिएगा, जब मिस्टेक की हमने बात की थी, मिस्टेक दो तरह की हो सकती है मेरे बच्चे। एक तो मेरे बच्चे जहां पे एक पार्टी मिस्टेक करे, हमने डिस्कस किया था, और या हो सकता है दोनों पार्टी क्या कर रही हो, वो मिस्टेक कर रही है। देखो भैया, लॉ ने कह दिया अगर तो कोई एक पार्टी मिस्टेक करेगी, एक पार्टी मिस्टेक करेगी, तो भैया उस बंदे को उस मिस्टेक का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो बिल्कुल वैलिड होगा। यानी कि जहां पे यूनिलेटरल मिस्टेक हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो बिल्कुल वैलिड होगा। अब जैसे आई क्या बार बार सवाल करते हैं, आई क्या कहता है, एक बंदे ने फलानी जगह से एक पेंटिंग खरीद ली, ये सोचते हुए, ये नहीं कह रहा कि अगले बंदे ने बोला उसको, फिर तो आगे देखेंगे ना, उसने जानबूझ के बोला तो फ्रॉड, अगर उसने जाने बोला तो मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन वो पेपर में कहता है कि इस एक बंदे ने एक पेंटिंग खरीद ली, लेकिन उसको लग रहा था ये पेंटिंग ओरिजिनल है, लेकिन वो तो कॉपी थी। तो भैया क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई थी, ये भी बताना है कि मिस्टेक कौन सी है, ये यूनिलेटरल हुई है या बायलेटरल हुई है। हम बोलेंगे वहां पे यूनिलेटरल मिस्टेक हुई है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बिल्कुल वैलिड है। हमने डिस्कस किया अगर दोनों पार्टी गलती कर बैठे, और याद करें हमने डिस्कस किया था, जब दोनों पार्टी गलती कर रही हो तो मेरे बच्चे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, वहां पे क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, वो भी वॉइड एग्रीमेंट। और ये एक्चुअली हकीकत में ये जो बायलेटरल मिस्टेक की, ये क्या होता था, जहां पे एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट होती थी। पीछे हम कॉन्सेंट की डेफिनेशन पढ़ गए थे ना, कि जब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से सोच रही हो तो कॉन्सेंट, जब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक ही तरह से ना सोच रही हो तो वो क्या होती है, वो कॉन्सेंट होती नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे भी वही ये बायलेटरल मिस्टेक वही था, याद है जब हमने पढ़ा था, एक बंदा सोच रहा था मैं फलानी गाड़ी बेच रहा हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं फलानी खरीद रहा हूँ, तो मेरे बच्चे वहां पे दोनों पार्टी गलती कर रहे हैं, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, ये बायलेटरल मिस्टेक है, इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट होगा वो भी वॉइड एग्रीमेंट जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो दो तरह की मिस्टेक मेरे बच्चे, यूनिलेटरल और बायलेटरल। और इफेक्ट क्या होता है इसका कॉन्ट्रैक्ट का, वही बात हमने डिस्कस कर ली कि यूनिलेटरल होगी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, और अगर बायलेटरल मिस्टेक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या, मान लो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया तो वॉइड, अगर नहीं तो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। याद रखोगे इस बात को, नहीं बेटा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जो बायलेटरल मिस्टेक है, मजीद बायलेटरल मिस्टेक 6 तरह की हो सकती है, यानी कि जब भी दो पार्टीज को कोई बायलेटरल मिस्टेक होगी ना, वो इन 6 में से कोई एक मिस्टेक हो सकती है। अब अगली बात आई थी सर ये सिलेबस में तो नहीं, भाई एग्जाम्पल तो है किताब के अंदर, एग्जाम्पल तो है, एग्जाम्पल के अंदर ये सारी की सारी डिस्कस हुई है। अब वो कौन सी थी, जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तेरे पास वो गाय है मुझे भेज दे, लेकिन दोनों को नहीं पता कि गाय तो अब मर गई है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो बायलेटरल मिस्टेक हुई है किस चीज की हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की। इसी तरह हमने डिस्कस किया था क्वालिटी की, कि बात कर हमें लग रहा होता है कि जैसे आप कुछ हमें कहते हो सर ये जो जितने डेस्क हैं 2000 रुपए पर डेस्क के लिहाज से मुझे भेज दो, हमने कहा कि ठीक हो, क्या अच्छा सर कितने होंगे, हमने कहा कि 10, जब ये निकाले गिने तो पता चला ये तो 15 है। ये जो मिस्टेक हुई है ये क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की गलती हुई है। अब पहले आपने 20 देना था, आप क्या करोगे, 30 दोगे, मेरा वो 20 वाला मामला सही नहीं है, यानी कि 10 वाला सही नहीं, क्योंकि ये तो टोटल कितने हैं, 15 है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की गलती भी हो सकती है, जैसे आपको लग रहा है, जैसे अभी हम पीछे एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, हैं आपको लग रहा है कि यार ये इंपोर्टेंट है, दुकानदारों को भी लग रहा है इंपोर्टेंट है, अच्छा ये दोनों पार्टी गलती कर रही है, याद याद रखना, दुकानदारों को भी लग रहा है उसको या इंपोर्टेंट है, दोनों की राय में इंपोर्टेंट है। तो अगर दोनों को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मेरे बच्चे याद रखना कि ये क्या होगी, बायलेटरल मिस्टेक, और ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। इसी तरह हमने डिस्कस किया था प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की रिलेटेड की गलती हो सकती है, जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लिखते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तय कुछ और हुआ था, लिखा कुछ और गया, भाई इसका मतलब ये नहीं जो लिखा गया वही एप्लीकेबल होगा, बल्कि जो आपने तय किया है वो एप्लीकेबल है। ये मिस्टेक क्या कहलाती है, बायलेटरल मिस्टेक। इसीलिए हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो वो पहले पढ़ते हैं कि मिस्टर ए के पास 2 कुत्ते हैं, वो ये कुत्ता जो दूसरा कुत्ता है 2 नंबर वाला कुत्ता, इसको बेचना चाह रहा है, और ये मिस्टर बी को कहता है मिस्टर बी मुझसे कुत्ता खरीद लो। अच्छा मिस्टर बी को लग रहा होता है मिस्टर जो 1 नंबर वाला कुत्ता बेच रहा है, जबकि वो कौन सा बेच रहा था, 2 नंबर वाला। अब इसके दिमाग में ये 1 नंबर वाला चल रहा है, इसके दिमाग में 2 नंबर वाला, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक बंदे के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, दूसरे बंदे के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। इसी तरह हमने डिस्कस किया था टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या डिस्कस किया था, जब एक मालिक अपनी ही चीज खरीद रहा हो और खरीदने वाले को भी ना पता हो कि मैं खुद ही मालिक हूं, और बेचने वाले को भी ना पता हो कि ये जो बंदा चीज खरीद रहा है ये खुद ही इसका मालिक है। इसकी पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी। अब वो कहानी को गोली मारते हैं, आई कैप का जो सवाल है उसको देख लेते हैं। वो हमने डिस्कस किया था कि बाप और बेटा दोनों एक गाड़ियों के एक्सपो में है,
वहां पे बाप ने बेटे के लिए गाड़ी पसंद कर ली, उसको खरीद लिया बेटे के लिए। अब बेटा भी उस गाड़ी के पास जब गया तो उसको भी पसंद आ गई, उसने भी वो गाड़ी अपने लिए दोबारा खरीद ली, हालांकि वो ऑलरेडी उसी बच्चे की ही गाड़ी है, उसके बाप ने ऑलरेडी उसको खरीद के दे दिया है। अब ना बेचने वाले को पता था कि ये वही उसी का बच्चा है ना ही उस बच्चे को खुद को पता था कि मेरे बाप ने ये गाड़ी पहले मेरे लिए खरीद के रख दी है। तो ये जो गलती हुई है किस चीज की हुई, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, जो मालिक है वो अपनी चीज खुद ही खरीद रहा है, ना बेचने वाले को पता ना खरीदने वाले को। याद है वो, इसकी हमने पूरी कहानी एक डिस्कस की थी। खैर चलें, नहीं बेटा ये ना वो ग्रुप के अंदर भी कल परसों ये चीज डिस्कस हो रही थी। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू ऑफ थिंग्स के बारे में हम अपनी राय अगले बंदे के सामने रखते हैं। मैं कहता हूँ ये लैपटॉप मुझसे खरीद लो, अगले दिनों में लैपटॉप की कीमतें बढ़ जाएंगी, मैं इस बेस पे आपको ये चीज बेच रहा हूँ। तो ये मोस्टली मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होते इस बेस में है, अगले बंदे को हम फायदा दिखाते हैं, भाई ये चीज खरीद लो, आगे हो सकता है ये चीज महंगी हो रही है। जैसे इवन है ना, सुबह मैं वो बता दो, अक्सर मैं मंडी जाता हूँ, तो मंडी वो फल मंडी वो जो होती है वो बेच रहे होते हैं, वो कहते हैं सर ये सुबह हमने ना इतने की बेची है, अब ये इतने की है सर, थोड़ी देर बाद ये हम इतने की बेचेंगे, अभी हम आपको सस्ती दे रहे हैं। हो सकता है वो जो जो वो कह रहे थे अभी हम इसको 1000 का बेच रहे हैं सर, थोड़ी देर बाद ये 1500 की हो जाएगी, खरीद लो अभी इसको, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो 500 की हो जाए। क्या हम कहेंगे सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो गया, क्योंकि अब तो इसकी कीमत बढ़ने की बजाय कम होगी। भाई ये तो जो वैल्यू ऑफ द थिंग्स के बारे में जो हमारी राय होती है ना, ओपिनियन होती है, ये तो हम आम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, ये तो आम सी बात होती है कि भाई अभी ये चीज खरीद लो, अभी ये सस्ती है, शायद बाद में महंगी हो जाए, या अभी ये खरीद लो, हो सकता है कि बाद में आपको इसको बेचोगे, जो भी है। तो लॉ कहता है कि ये वैल्यू ऑफ थिंग्स के बारे में जो हम गलत राय बना लेते हैं ना, मैंने आपको एक चीज ये कह के बेची कि वो कल महंगी हो जाएगी, कल वो सस्ती होगी, क्या इसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? लॉ कहते हैं ना ना, इस तो फिर दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएंगे। आपने आप सीए इसलिए कर रहे हो कि कल आप कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं, सर सीए कर लो आपको कल फायदा होगा, है आप मिलियंस कमाओगे, खुदा ना खासा हो सकता है कि अल्लाह माफ करेगा लाइन में लगे बैठे हो आप भी, हैं उसके बाद आप कहोगे कि वही कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है, वो आपने तो धोखा दिया हमारे साथ। लो कहते हैं ना ना, ये तो वैल्यू ऑफ द थिंग्स के बारे में जो राय होती है, हो सकता है आज जो है वो कल ना हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वैसे मैंने सीए की तो वैसे एग्जाम्पल दी, इंशाल्लाह आप लोगों की वैल्यू कम नहीं होगी, हमारा भी तो धंधा है ना, हमने भी तो करना है ना भैया। यूनिलेटर मिस्टेक का पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, यानी कि मिस्टर ए गया, उसको लगा कि चावल पुराने, खुद ही खरीद के लेकर चला गया, भाई उसने पूछा ही नहीं उससे, तो क्या उसने कोई फ्रॉड किया है? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हाँ एक और चीज बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ, और कहता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर पाकिस्तानी लॉ की गलती हो तो मेरे बच्चे उसका जो भी इफेक्ट होगा वो बिल्कुल वैलिड हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा जो आर्म डेट हो वो 3 साल के बाद, और जो चेक वाला, जो अगर मैं आपको चेक देता हूँ, कोई पैसे लिए थे आपसे, मैं चेक दे देता हूँ आपको, चेक की ड्यू डेट के बाद 6 महीने बाद, तो चेक 6 महीने बाद ड्यू डेट के बाद टाइम बार्ड हो जाता है, और आर्म डेट ड्यू डेट के 3 साल बाद टाइम बार्ड हो जाता है। आप उसको रिकवरी नहीं कर सकते। अब आपको नहीं पता, पाकिस्तान में रहते हो, आपको नहीं पता इस तरह का मामला है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो उसका जो भी इफेक्ट होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा अगर पाकिस्तान के लॉ की गलती करते हो, क्योंकि गलती की यहाँ पे कोई माफी है ही नहीं। हाँ फिर हमने डिस्कस किया था सर अगर किसी और मुल्क के कानून की गलती करते तो उसका क्या करना, तो यहाँ पे बड़ा वाजे करके लिखा हुआ था कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम ट्रीट करेंगे एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, किसी चीज की खूबी या खामी के बारे में जो आपको मिस्टेक होती है वो हमेशा 2 तरह की होती है। अगर यूनिलेटरल हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरह की होती है, याद रखना। इसने क्या बोला वो कि फॉरेन मिस्टेक जो है वो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है, अगर तो यूनिलेटरल मिस्टेक है, कोई बाहर के किसी और मुल्क के कानून की एक बंदे ने गलती कर दी हो, तो मेरे बच्चे वो क्या होगा, वैलिड। अगर दोनों से गलती हो गई हो तो वो वैलिड होगा, क्योंकि इसने एक्सप्लेन नहीं किया मजीद उसको, बस इतना बता दिया इसको कैसे ट्रीट करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तौर पर। अब एक बंदा यहाँ पे बैठ के अफगानिस्तान के किसी बंदे के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक को तो पता है दूसरे को कुछ नहीं पता, तो मेरे बच्चे वो वैलिड ही हो। लेकिन अगर दोनों को नहीं पता उस कानून की गलती दोनों से हो रही है, दोनों को नहीं पता, तो मेरे बच्चे वो क्या कंसिडर करेंगे, वॉइड कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा गलती से किसी को पेमेंट कर दे, क्या उसने वो पेमेंट वापस करनी होती है? आपने आपने सीएफई को पेमेंट देनी थी, इंस्टॉलमेंट थी, आपने भी पे कर दी, घर वालों ने भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी सीएफई के अकाउंट में, क्या ये पेमेंट आपने जो की है ये गलती से हुई है ना डबल, तो क्या वो वापस करेगा सीएफई? बिल्कुल करेगा। बाय। कल बकवास की तो थी, चलो बेटा इंशाल्लाह कल मुलाकात हो।